मैं पहले क्वेश्चन की ओर मूव करना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन ही आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बहुत ही जबरदस्त क्लास और पहला क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन आज आपका पहला आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ, यानी अजमेर में कब ट्रांसफर हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर। पहला है 1918, 1919, 1920 और 1921। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 होगा 1920। सबसे पहले हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया और इस राजस्थान सेवा संघ के गठन में सबसे बड़ी भूमिका जिन व्यक्तियों की है उनमें एक का नाम है विजय सिंह पथिक। दोस्तों, विजय सिंह पथिक यानी भूप सिंह। नंबर 2 हरिभाई किंकर। दोस्तों, हरिभाई किंकर, ये भी आप जानते हैं इनके बारे में। हरिभाई किंकर, केसरी बारेठ, केसरी सिंह बारेठ, रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति रामनारायण जी। 4 लोग तो मैंने लिख दिए हैं। अब मैं 5वां व्यक्ति, जिसको हम राजस्थान के जयपुर का रहने वाला, जिसने कहा अंग्रेजों के लिए एक शब्द यूज किया, अंग्रेजों को भारत से कौन भगाएगा यदि मैं नौकरी करूंगा, अर्थात अर्जुन लाल जी सेठी। दोस्तों, इन तमाम लोगों का संबंध राजस्थान सेवा संघ से है। क्वेश्चन आएगा, आजकल क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है। नीचे दिए गए 2 कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन, कथन नंबर 1, राजस्थान सेवा संघ की वर्धा में स्थापना के संस्थापक सदस्यों में विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, केसरी सिंह बारेठ, अर्जुन लाल सेठी और रामनारायण चौधरी थे। कथन नंबर 2, इसका राजस्थान सेवा संघ का वित्तीय भार जमनालाल बजाज ने उठाया था। 2 कथन पूरे। नीचे आएंगे ऑप्शन, 1 सही है, 2 सही है, 1 या 2 गलत है, या कोई भी सही नहीं है, या कोई सारे सही है। दोस्तों, वित्तीय भार किसने उठाया? वेरी इंपॉर्टेंट, वित्तीय भार जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज को हम जानते हैं दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? गांधी जी का 5वां पुत्र। ये सारी बातें सही है। और राजस्थान सेवा संघ ने 1920 में, राजस्थान सेवा संघ ने 1920 में राजस्थान केसरी, दोस्तों कौन सा समाचार पत्र, राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है उसको शुरू किया 1920 में। आगे चल करके क्योंकि राजस्थान सेवा संघ 1920 के दिसंबर में ट्रांसफर हो गई। कहां पर? अजमेर में। तो प्रारंभ में राजस्थान केसरी को भी हमने ट्रांसफर करना पड़ा। बात यह हो गई कि विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज के बीच में ठन गई। जैसे आजकल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे किरोड़ी लाल जी मीणा के बीच में ठनी हुई है पिछले 1 महीने से। दोनों एक दूसरे को यह लगता है कि इसका श्रेय मैं लूं, इसका श्रेय मैं लूं। श्रेय लेने के चक्कर में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं। यही बात इनके साथ हुई। जमनालाल बजाज और विजय सिंह पथिक दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होने पर विजय सिंह पथिक ने कहा यार तो चला अजमेर। वहां से बोरिए बिस्तर फेंक कर लिए, सीधे आ गए अजमेर। कब आ गए? 1920 में। 1920 में यहां आकर के राजस्थान केसरी को दोबारा से शुरू किया। यह भी आप याद करें, 1920 में राजस्थान केसरी अजमेर से, यानी आप याद रखें राजस्थान केसरी पुणे अजमेर से प्रकाशित हुआ 1920 में, जो कि 1922 तक चला। 1922 में इस पर प्रतिबंध लग गया राजस्थान केसरी पर, तो नया समाचार पत्र शुरू किया गया दोस्तों, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान 1922 से लेकर 1923 तक नवीन राजस्थान चला। आगे चल करके नवीन राजस्थान का नाम बदलना पड़ा। नाम बदला इन्होंने तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान जो कि 1923 से लेकर 1928 तक अजमेर से प्रकाशित हुआ और अंत में इसको भेज दिया कहां पर? ब्यावर भेज दिया। और ब्यावर में इसका संपादन का कार्य किसने किया? जयनारायण व्यास ने। इस प्रकार से एक जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन पूरा हो गया। यानी राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और राजस्थान संदेश और नव संदेश,
ये 5 समाचार पत्र जिनका संपादक भूप सिंह ने किया, मतलब विजय सिंह पथिक ने किया। एक जबरदस्त क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। इस बार क्वेश्चन है, अलवर के किस शासक के समय निमोचना कांड हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने। अलवर के किस राजा के समय? महाराजा फतेह सिंह, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा विजय सिंह और महाराजा जय सिंह। दोस्तों, अलवर के महाराजा जय सिंह के समय निमोचना हत्याकांड हुआ। यह हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ। हमने 2024 में इसका 100वां स्थापना या 100वीं वर्षगांठ मनाई। दोस्तों, हमने 2024 में 100वीं वर्षगांठ मनाई थी निमोचना हत्याकांड। निमोचना नामक स्थान बानसूर में आता है। कहां पर आता है? बानसूर में। याद रखें, अलवर बानसूर में। अब मैं बात करने जा रहा हूं अलवर किसान आंदोलन। दोस्तों, जीवन में एक बात याद रखें, अलवर के अंदर 2 बड़े किसान आंदोलन हैं। एक किसान आंदोलन का नाम है मेव किसान आंदोलन। दोस्तों, मेव किसान आंदोलन। दूसरा किसान आंदोलन जिसे हम अलवर किसान आंदोलन के नाम से या निमोचना हत्याकांड के नाम से, निमोचना हत्याकांड अर्थात अलवर किसान आंदोलन, ये 2 अलग अलग आंदोलन है। मेव किसान आंदोलन, दोस्तों, यह किसान आंदोलन 1930 के बाद लगभग 1931-32 में अलवर और भरतपुर में शुरू हुआ, मेव बाहुल्य इलाके में। और गुड़गांव के रहने वाले यासीन चौधरी, दोस्तों, जिन्होंने क्या किया था, इसका नेतृत्व किया। वेरी इंपॉर्टेंट। और मोहम्मद हादी ने अंजुमन नामक एक संस्था का गठन करके मेव के लोगों को किसान आंदोलन के लिए संगठित किया, एकत्रित किया। दोस्तों, अलवर और निमोचना हत्याकांड की बात करें तो यह किसान आंदोलन 1921 से लेकर के 1925 तक चला। इसके पीछे 2 कारण थे। दोस्तों, कहते हैं कि अलवर में सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी सूअरों की समस्या। दोस्तों, इसकी समस्या थी सूअर। कहते हैं कि बड़ी मात्रा में सूअर किसानों की खड़ी फसल को खा जाते थे। किसानों ने अलवर के राजा जय सिंह को बोला, इन्हें हमें छूट दे दो सूअरों को मारने की, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, हम सूअर को मारने नहीं देंगे। कुछ दिनों तक आंदोलन चलता रहा। अंततः जय सिंह ने कहा कि चलो आप सूअरों को मारना शुरू करो। जैसे ही सूअरों को मारना शुरू किया तो बाद में ये एक समस्या तो क्लियर हो गई। ये बात है 1921 की। सूअरों को मारने की शुरुआत 1921 में, क्योंकि यह आंदोलन 21 में प्रारंभ हुआ। लेकिन कुछ समय के लिए आंदोलन ठप हो गया। लेकिन आगे चल करके अलवर के राजा ने फिर से किसानों को परेशान किया। दोस्तों, एक जानकारी देना चाहूंगा बहुत तकड़ी। 1923-24 में अलवर के राजा ने यानी जय सिंह ने यहां पर भू बंदोबस्त लागू किया और लगान में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि कर दी। 40% लगान में वृद्धि, 40% लगान वृद्धि कर दी। इस बात से खपा हो गए किसान। और दोस्तों, एक तकड़ी बात बताता हूं, निमोचना यानी अलवर में यहां पर जो किसान आंदोलन कर रहे थे, दोस्तों, इन किसानों में कौन सी जाति के किसान थे? बड़ा गजब का क्वेश्चन है। याद रखें, राजपूत थे। दोस्तों, यहां पर राजपूत किसान थे और राजपूतों में 2 किसान आते हैं दोस्तों, जिसमें शेखावत इंपॉर्टेंट है। शेखावत और राजावत। शेखावत और राजावत जो किसान हैं, इन्होंने आंदोलन किया। और यहां पर 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, लगान विरोध किया, लगान वृद्धि का। गोविंद सिंह और माधो सिंह। रट लेना दोस्तों, गोविंद सिंह और माधो सिंह। माधो सिंह और गोविंद सिंह ने नेतृत्व किया किसानों का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, गोविंद सिंह और माधो सिंह का संबंध राजस्थान के किस किसान आंदोलन से है? आपका उत्तर होगा उत्तर नंबर गोविंद सिंह और माधो सिंह, अलवर किसान आंदोलन, न कि मेव किसान आंदोलन। दोनों ने नेतृत्व किया। और 1924 में जब भू बंदोबस्त लागू हुआ तो लगान में वृद्धि कर दी गई 40%। तो किसानों ने अर्थात शेखावत और राजावतों ने बोला हम लगान नहीं देंगे। भयंकर विद्रोह किया
और एक बहुत ही गजब की जगह जो आज इतिहास के पन्नों में हम कई बार पढ़ते हैं, निमोचना गांव में ये किसान इकट्ठे हुए, लगभग 800 किसान। दोस्तों लगभग 800 किसान इकट्ठे हुए और यहां पर दोस्तों एक छाजू सिंह नाम का कहते कमांडर था। छाजू सिंह ने यहां पर अंधाधुंध गोलियां चलवाने का ऑर्डर दे दिया। दोस्तों छाजू सिंह पर क्वेश्चन आ सकता है। छाजू सिंह ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, सैकड़ों किसान मारे गए। दोस्तों सैकड़ों किसान मारे गए और एक गजब की बात आपको बताना चाहता हूं, यहां से लगभग 156 किसान मारे गए ऐसा सुना। एक तकड़ी बात, महात्मा गांधी निमोचना हत्याकांड के बारे में क्या कहते हैं। महात्मा गांधी, दोस्तों महात्मा गांधी ने एक अखबार लिखा जिसका नाम है यंग इंडिया। दोस्तों महात्मा गांधी का नवजीवन भी है, हरिजन भी है, यंग इंडिया भी है। लेकिन आपसे कोई पूछे कि निमोचना हत्याकांड का वर्णन महात्मा गांधी ने कौन से समाचार पत्र में किया, आप कहेंगे यंग इंडिया। दोस्तों एक बात और याद करें, यंग इंडिया समाचार पत्र भी है और यंग इंडिया एक किताब भी है। यदि समाचार पत्र पूछे तब तो हम कहेंगे गांधी जी का है। दोस्तों किसका है? गांधी जी का है। यह पहली बार 1919 में प्रकाशित हुआ। जबकि यंग इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? दोस्तों आप रट लेना, लाला लाजपत राय की है। लाला लाजपत राय। दोस्तों लाल बाल और पाल गरम दल के 3 नेता, आपको याद होगा लाहौर षड्यंत्र केस, लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट के मार दिया गया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा। इनकी किताब है, नाम है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया किताब है लाला लाजपत राय की, जबकि यंग इंडिया समाचार पत्र है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने समाचार पत्र यंग इंडिया में निमोचना हत्याकांड के बारे में क्या गजब का लिखा है। 2 बातें लिखी है जो आपको रट लेना चाहिए निमोचना हत्याकांड के बारे में। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले लिखा है नंबर 1, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी क्या बताया है? विभत्स बताया है, भयंकर। यानी ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी आगे चला गया। कौन कहते हैं? महात्मा गांधी यंग इंडिया में। और इन्होंने डायरवाद गहरा और व्यापक, दोस्तों डायरवाद गहरा और व्यापक, ये संज्ञा भी इन्होंने दी है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि डायर की या डायरवाद की दोहरी नीति, डायरवाद की दोहरी नीति, ये भी आप याद करेंगे। ये दोनों बातें यंग इंडिया में लिखी है किसने? महात्मा गांधी ने। दोस्तों कहते हैं कि निमोचना नामक स्थान जहां पर 14 मई 1925 को यह हत्याकांड हुआ। दोस्तों एक तकड़ी बात तो ये पूरी हो गई। एक बात और आपको यह भी बता देता हूं, कई बार आपने सुना होगा कि मेवाड़ की पुकार क्या है। दोस्तों मेवाड़ की पुकार क्या है, यहां पर मैं बताना चाहता हूं, एक चीज आपके काम की है। मेवाड़ की पुकार और केवल पुकार, ये 2 बातें आपको याद करनी है। मेवाड़ की पुकार, ये मोतीलाल तेजावत की 21 मांग सूत्री जो मांगे हैं उनका एक ड्राफ्ट तैयार किया इन्होंने, प्रारूप वो है, यानी 21 मांग पत्र है। दोस्तों ये 21 मांग पत्र है और ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को सौंपा था, आपको याद होगा। ये मेवाड़ की पुकार है, ठीक है। जबकि केवल पुकार क्या है? दोस्तों अलवर किसान आंदोलन के अंदर एक किताब छपाई गई थी जिसमें लगभग 21 मांगे लिखी गई थी। एक किताब जिसमें 22 भी लिखी मिल सकती है। तो ये है पुकार आपकी किसकी? अलवर किसान आंदोलन। तो अलवर किसान आंदोलन में पुकार क्या है? दोस्तों एक पुस्तिका है जिसका प्रकाशन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अलवर किसान आंदोलन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम बातें हमने कर ली है। यहां पर एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अलवर किसान आंदोलन से संबंधित सही कौन सा कथन है या कथनों के बारे में विचार करें। कथन नंबर 1, अलवर किसान आंदोलन 1921 में सुअरों की समस्या के कारण शुरू हुआ, नंबर 1। उसके बाद में कथन नंबर 2, 1923-24 में यह किसान आंदोलन पुनः लगान में अत्यधिक वृद्धि करने के कारण प्रारंभ हुआ। 2 अलग अलग बातें हैं, रट्टा लेना, दोनों सही है। गजब का क्वेश्चन, दोनों के दोनों कथन सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन बने, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लगान वृद्धि दूसरी बार में, और
माधो सिंह और गोविंद सिंह वाली बात जरूर याद करना, शानदार क्वेश्चन है। अलवर किसान आंदोलन का नेतृत्व है। जबकि मेव किसान आंदोलन की जब हम बात कर रहे थे, मेव किसान आंदोलन, दोस्तों मेव किसान आंदोलन अलवर और भरतपुर के इलाकों में हुआ, जिसकी चर्चा मैं कर चुका। यहां पर भी लगान वृद्धि, यहां पर भी लगान वृद्धि है, और अर्थात भू राजस्व में वृद्धि है। भू राजस्व में वृद्धि के कारण यह आंदोलन होता है। यासीन चौधरी गुड़गांव के रहने वाले, जिन्होंने नेतृत्व किया। दोस्तों याद रखें, ठीक है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक एक संगठन बनाया, किसने? मोहम्मद हादी ने। मोहम्मद हादी ने 1932 में जो संगठन बनाया, उसका मुख्य काम था अलवर के मेवों को किसान आंदोलन के लिए एकत्रित करना, इकट्ठा करना, संगठित करना। जबकि नेतृत्व यासीन चौधरी गुरुग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बातें आप याद करें। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 महाराजा जय सिंह। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। इस बार का क्वेश्चन तो बहुत ही गजब है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर और अजमेर। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा उदयपुर। दोस्तों अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इस परिषद की स्थापना कब हुई? दोस्तों इस परिषद की स्थापना 1927 में मुंबई में हुई। यह बात आप जरूर याद रखें। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 मुंबई में, और इसका पहला अधिवेशन 1927 के अंदर ही गुजरात में होना था। दोस्तों प्रथम अधिवेशन कहां पर होना था? गुजरात में होना था। लेकिन आपको याद होगा 1927-28 में गुजरात के अंदर भयंकर बाढ़ आ गई। दोस्तों खड़ी फसलें लोगों की नष्ट हो गई। कहते हैं बहुत भयंकर तरीके से लोगों की फसलें बर्बाद हो गई। बारदोली किसान आंदोलन आपको याद होगा। बारदोली किसान आंदोलन गुजरात वाला, उसमें क्या हुआ? लगान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी और किसानों की फसलें बाढ़ के कारण चौपट हो गई। फिर भी सरकार ने लगान वसूलने का वो अनिवार्य कर दिया। बोले लगान हम वसूलेंगे। किसानों ने बोला प्लीज एक बार के लिए थोड़ा सा रोक दीजिए, अगले साल इस साल वाली एक साथ ले लेना। लेकिन फिर भी सरकार मानी नहीं। तब जाकर के वल्लभ भाई पटेल ने आंदोलन किया और उसी जगह पर वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। 1927 और 28 की घटना है, भयंकर बाढ़ आई थी। तो यहां पर गुजरात में जो अधिवेशन होना था उसको यहां से ट्रांसफर कर दिया मुंबई में। दोस्तों यह अधिवेशन कहां हुआ? मुंबई में हुआ। इसका मतलब यह अधिवेशन पहला अधिवेशन है जो कि दिसंबर 1927 में होगा मुंबई में। दिसंबर 1927 में मुंबई में यह अधिवेशन होगा। यह पहला अधिवेशन है। इसके अलावा इसके 6 अधिवेशन और 5 अधिवेशन और हुए। 7वां अधिवेशन राजस्थान में होगा। 7वां अधिवेशन राजस्थान में होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अधिवेशन उदयपुर में होने जा रहा है। दोस्तों उदयपुर के अंदर सलोदिया या सालोदिया मैदान जिसको हम कहते हैं, सलोदिया मैदान, सलोदिया मैदान जहां पर यह सम्मेलन होता है, कब से कब? दोस्तों 31 दिसंबर 1945 से लेकर के अब 45 की 31 यानी लास्ट डेट से शुरू हुआ है। 2 दिन चलेगा। अगले साल यानी 1 जनवरी 1946 तक चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां हुआ? उदयपुर के सलोदिया मैदान में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कितनी तारीख को हुआ? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान यानी राजपुताना में आयोजित अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का यह पहला सम्मेलन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसी सम्मेलन की एक खास बात आपको बताना चाहता हूं। जब यह सम्मेलन हुआ तो यह जो, क्योंकि यह देसी रियासतों का था। दोस्तों यह किसका था? देसी रियासतों का था या देसी राज्यों का। अब देसी राज्यों के लिए एक प्रावधान रखा गया। यहां पर इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव लाया गया
दोस्तों एक बहुत ही गजब का प्रस्ताव जो आपको याद करना चाहिए। प्रस्ताव क्या है? रियासतों के लिए कि वे कौन सी रियासतें होंगी या किन आधार पर रियासतों को स्वतंत्र रियासत बनाया जाएगा या रखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे कौन से आधार हैं? दो ऐसे प्रमुख आधार, दो आधार तय हुए थे, दो आधार जिनके आधार पर रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व मिलेगा या प्राप्त होगा। यानी वे दो कौन सी शर्तें हैं? आप दो आधार की बजाय यहां शर्तें लिख सकते हो। वे दो कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर रियासतों को क्या मिलेगी? स्वतंत्र अस्तित्व मिलेगा। वो दो आधार कौन से हैं? वो इसी सम्मेलन में हुए थे। नंबर 1, उस रियासत की कम से कम जनसंख्या 50 लाख होनी चाहिए। 50 लाख उसकी जनसंख्या होनी चाहिए कम से कम। और वहां का राजस्व, वार्षिक जो राजस्व है वो 3 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। 3 करोड़ या अधिक होना चाहिए। दोस्तों ये दो बड़ी गजब की बात आप जरूर याद करें। याद रखें, वही रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व रख सकेगी जिनमें उस रियासत की जनसंख्या 50 लाख या उससे ज्यादा हो और उसका राजस्व जो है वो 3 करोड़ या उससे ज्यादा हो। यह प्रावधान या ये शर्त जो है ये यहीं पर पारित हुई थी, इसी 7वें अधिवेशन में। रट लेना, गजब का क्वेश्चन है, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने हिस्सा लिया? दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया। उत्तमा देवी, किशोरी देवी, राम देवी, दुर्गा देवी। उत्तर नंबर 2 किशोरी देवी। दोस्तों किशोरी देवी का संबंध सरदार हरलाल सिंह खर्रा। दोस्तों हरलाल सिंह खर्रा जो है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शेखावाटी का लौह पुरुष कहते हैं। उनकी पत्नी है किशोरी देवी। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं का एक विशाल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ। 25 अप्रैल 1934 को दोस्तों यह सम्मेलन कहां हुआ? कटराथल गांव में। कटराथल जो कि वर्तमान में सीकर में है। कटराथल गांव के अंदर 25 अप्रैल 1934 को यह बहुत ही गजब का महिलाओं का सम्मेलन हुआ। यह नेतृत्व कौन किया? किशोरी देवी ने। जबकि यहां पर बहुत ही गजब का भाषण किसने दिया? यानी मुख्य वक्ता कौन थी? उत्तमा देवी। दोस्तों याद रखें, मुख्य वक्ता, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थी, जो कौन थी? ठाकुर देशराज की लुगाई। दोस्तों ठाकुर देशराज की पत्नी थी। अब ठाकुर देशराज कौन है? ये भरतपुर प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य, जो कि एक शिक्षक थे। और शिक्षक ही इस प्रकार का बड़ा कांड कर सकता है। शिक्षक ही इस प्रकार का नेतृत्व प्रदान कर सकता है। शिक्षक ही अपने छोटे भाई बहनों को आगे ले जाने में क्या करता है? मदद कर सकता है, जो कि हमने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में करके दिखाया है। ठाकुर देशराज की पत्नी नाम है उत्तमा देवी, और ठाकुर देशराज का संबंध भरतपुर से है, जिन्होंने शेखावाटी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। आपको याद होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 किशोरी देवी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। एक और घटना जो कि ठीक 1 साल बाद घटती है, कूदन हत्याकांड। दोस्तों आपसे कोई पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा? गौर से सुन लो। क्वेश्चन आएगा, शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों नंबर 1 आ जाएगा कटराथल किसान आंदोलन। दोस्तों कटराथल सम्मेलन। नंबर 2 कूदन हत्याकांड, जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा कांड। दोस्तों ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखें। तो कटराथल तो आपका हो गया 25 अप्रैल 1934, जबकि कूदन हत्याकांड 1 साल बाद 25 अप्रैल 1935। 25 अप्रैल 1935 कूदन हत्याकांड, यह भी सीकर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
और ये है आपका कटरा थल किसान आंदोलन 25 अप्रैल 1934। यहां से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ये 34 है, याद रखें। ठीक है, तो अब एक घटना जयसिंहपुरा हत्याकांड दोस्तों, ये 21 जून 1934 को है। 21 जून 1934, 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड। जबकि खुड़ी गांव की घटना भी शेखावाटी किसान आंदोलन की है। 20 मार्च खुड़ी गांव की घटना 20 मार्च 1935। दोस्तों ये 4 बड़ी घटना शेखावाटी किसान आंदोलन की है। चारों रट लो, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने का क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर पर। सबसे पहले क्या करेंगे, 1934 में कौन है दोस्तों? 1 नंबर कटरा थल आएगा, क्योंकि ये अप्रैल में है। 1 नंबर कटरा थल, यानी क 1 नंबर पे आएगा कटरा थल। फिर है जयसिंहपुरा, 2 नंबर 21 जून 1934 जयसिंहपुरा हत्याकांड दोस्तों, क बाद में जय कज। उसके बाद में 3 नंबर पे ये 20 मार्च खुड़ी गांव की घटना, क जय ख, और अंत में कु और कुदन। कज खूद, मतलब आप इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। एक बार चेक कर सकते हैं, जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 है, रट लेना। जबकि कटरा थल है 25 अप्रैल 1934। ठीक है, तो सबसे पहले कटरा थल, 2 नंबर पर जयसिंहपुरा, क और जय, क के बाद में जय और जय के बाद में है। तो कैसे याद करें, शेखावाटी में क और ख के बीच में जय, याद हो गया। शेखावाटी किसान आंदोलन में क और ख के बीच में जय, ये रहा जय, क और ख के बीच में जय, क और जय जयसिंहपुरा ख, और उसके बाद में 4 नंबर कूदन अपने आप आ जाएगा। हाँ जी, क्यों भाई, 20 मार्च है ना, कूदन नहीं ख खुड़ी गांव, क और ख खुड़ी गांव, सबसे लास्ट में कूदन हत्याकांड। ये जोरदार क्वेश्चन है, रट लेना। क और ख के बीच में जय, कभी भी गलत नहीं होगा, क और ख के बीच में जय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, माणिकलाल वर्मा। उत्तर नंबर 3 मोतीलाल तेजावत। दोस्तों इन्हें आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा, इन्हें आदिवासियों का बावजी दोस्तों नाम है मोतीलाल। इन्हें भोमट भील आंदोलन, दोस्तों भोमट भील आंदोलन शुरू किया, अर्थात एक ही आंदोलन चलाया। भोमट क्षेत्र कौन सा है? भोमट क्षेत्र दोस्तों सिरोही जिला, उदयपुर जिला और डूंगरपुर, ये 3 जिले मिलकर के क्या बनता है दोस्तों? याद रखें, ये तीनों मिलकर के भोमट क्षेत्र बनता है। मैं बात करने जा रहा हूं 21 सूत्री मांग पत्र की। ये मोतीलाल तेजावत ने लिखी थी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा ये चीज। ये 21 सूत्री मांग पत्र है, मोतीलाल तेजावत की है, ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को सौंपी गई है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। अब दोस्तों इसमें क्या है पता है आपको? ये मेवाड़ की पुकार, इसमें क्या था? कहते हैं कि इन्होंने भीलों के लिए एक आंदोलन चलाया, मोतीलाल ने। भोमट भील आंदोलन या एक ही आंदोलन? इसमें भोमट क्षेत्र में रहने वाले भीलों को यह बोला गया कि आप 2 प्रकार की चीजें, लगान और बेगारी। दोस्तों एक है लगान और एक है बेगारी। बेगारी का दूसरा नाम है बुलेटिया, बेगारी को बुलेटिया भी कहते हैं। बुलेटिया, बेगारी का मतलब है आपसे काम करवा लेंगे, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। और लगान की वसूली, ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लगान और बेगारी यानी बुलेटिया से संबंधित टोटल 21 सूत्री मांग पत्र, जिनको 21 कलमे कहा गया है। क्या कहा गया है? 21 कलमे। अब यह सौंप दी गई है किसको? मेवाड़ महाराणा को। महाराणा ने इसमें से 18 तो माफ कर दी, 18 माफ कर दी है। क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को मोतीलाल तेजावत के द्वारा सौंपी गई 21 सूत्री मांग पत्र अर्थात 21 कलमों में से मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने कितनी कलमें माफ कर दी, कितनी मांगे मान ली? दोस्तों 18 माफ कर दी, 18 मान ली। अब बच गई कितनी?
बच गई हमारे पास में 2 और 1 3, 3 बच गई है। 3 में एक है जंगलात, दूसरी है बेट बेगार और तीसरी है आपकी सुअर, यानी जंगलात, सुअर और बेट बेगार यानी बेगारी। ये 3 चीजें बच गई। इन तीनों को महाराणा ने माफ नहीं किया। तो क्या हुआ पता है? जगदीश मंदिर उदयपुर में है, आप जानते ही होंगे। जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है, जहां जगदीश मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मोतीलाल तेजावत कहते हैं, यानी जगदीश मंदिर कहां है दोस्तों? उदयपुर में। यहां की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मोतीलाल तेजावत कहते हैं कि सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेवाड़ महाराणा ने हमारी 21 में से 18 कलमें माफ कर दी है। अब बाकी जो 3 कलमें बची हैं, 3 जो हमारी मांग बची है, इनको माफ करने का श्रेय मेवाड़ के सरदारों को जाता है। हम चाहते हैं कि मेवाड़ के सरदार जो ठिकानेदार है वो इन 3 को माफ कर दे। कितना प्यारा है 21 सूत्री मांग पत्र। दोस्तों आज मैंने कुछ अलग चीज बताई है आपको यहां से, क्योंकि मैंने आपको मोतीलाल तेजावत के बारे में बहुत कुछ पहले बताया है। मुझे लगा कि कुछ आज अलग बताया जाए, तो मैंने आज आपको कुछ अलग बताया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 मोतीलाल तेजावत इज राइट ऑप्शन। साधु सीताराम दास वो व्यक्ति है जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ किया। शुरुआत में नेतृत्व इन्होंने दिया था सीताराम दास ने। बाद में आगे चल करके विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला 1916 में। माणिक्यलाल वर्मा को तो आप जानते ही हो, ठीक है। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं लेकर 3 नंबर उत्तर इज राइट ऑप्शन। एक और भयंकर और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इस बार का क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सवाई प्रताप सिंह, जयपुर सवाई राम सिंह सेकंड, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह और महाराणा सज्जन सिंह। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 होगा राम सिंह। ये राम सिंह वही राम सिंह है जो 1857 की क्रांति में राजा था, यही राम सिंह है। लेकिन मैं दोस्तों एक तकड़ी बात बताने जा रहा हूं। ब्लू पोट्री की जब भी बात होगी तो ब्लू पोट्री का मूल स्थान यदि कोई आपसे पूछे, दोस्तों मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। नंबर 1 ब्लू पोट्री, ठीक है। नंबर 2 दोस्तों नमदा। नंबर 3 उस्ता कला। नंबर 4 ये वैसे देखा जाए वो कलाएं हैं जिनका उद्भव पर्शिया है, ईरान। ये सब ईरान की है, पर्शिया की, यहां ईरान से यानी पर्शिया से आई है। दोस्तों कोई आपसे कहे ब्लू पोट्री का मूल स्थान बताओ, आप कहेंगे ब्लू पोट्री का पर्शिया, ईरान। नमदा उस्ता कला ये ईरान की कला है। दोस्तों बात ब्लू पोट्री की जब भी चले तो हम एक बात और सबसे पहले करेंगे। एक प्रकार से ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। कहते हैं कि जब अकबर मुगल बादशाह था तो अकबर के समय ईरान से चीजें निकल करके धीरे धीरे दिल्ली और मुल्तान वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर आई। मुल्तान में आई और दिल्ली में आई। एक बार की बात है जब मानसिंह प्रथम लाहौर की यात्रा आपके पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान की यात्रा पर गए, तो कहते हैं आते वक्त कुछ कलाकारों को लेकर आए और ब्लू पोट्री की शुरुआत मानसिंह के समय होती है। यानी मानसिंह के समय कलाकार आए जयपुर में शुरुआत में, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं चली, संरक्षण ढंग से दे नहीं पाए, तो इस वजह से वो लुप्त हो गई। आगे चल करके राम सिंह सेकंड दिल्ली से कुछ कलाकार बुलाते हैं और उनको बहुत ही भयंकर तरीके से संरक्षण देते हैं। तो मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा संरक्षण इन्होंने दिया, विशेष रूप से संरक्षण राम सिंह ही जाएगा। याद रखें राम सिंह सेकंड, इन्होंने संरक्षण दिया ब्लू पोट्री को। ब्लू पोट्री जो कि एक चीनी मिट्टी के बर्तनों पर है, और खास तौर से कृपाल सिंह शेखावत जिन्होंने राजस्थान के जयपुर को, दोस्तों कृपाल सिंह शेखावत का संबंध सीकर वर्तमान में नीम का थाना, इन्होंने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग किया, अर्थात 25 रंगों के प्रयोग के माध्यम से
इन्होंने ब्लू पोट्री के बर्तन बनाए, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला। अनिल दोराया, नरोत्तम जांगिड़ और नाथीबाई, ये तमाम कलाकार किसके हैं? ब्लू पोट्री के हैं, जिनकी कई बार चर्चा करता रहा हूं। दोस्तों ये है आपकी ब्लू पोट्री। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 राम सिंह। दोस्तों हम जानते हैं कि नंबर 1 इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट Na2, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी काम में लिया जाता है, गोंद भी काम में लिया जाता है, क्वार्ट्ज भी काम में लिया जाता है, ग्लास का बुरादा, ग्लास पाउडर भी काम में लिया जाता है। ठीक है, ये तमाम चीजें इसमें काम में ली जाती है। इसमें गम भी मिला देते हैं मजबूत करने के लिए, थोड़ा बहुत इसमें गम भी मिलाते हैं, सामान्य गम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, गम, गोंद, क्वार्ट्ज, ग्लास के पाउडर, ये तमाम चीजें मिलाई जाती है। थोड़ा बहुत गोंद भी इसको चिपकाने के लिए मिला दिया जाता है, गोंद। तो ये गोंद मैंने लिख दिया। ये तमाम मिला करके ब्लू पोट्री बनाई जाती है। दोस्तों एक बार एक क्वेश्चन आया कि राजस्थान के अंदर ब्लू पोट्री के बारे की, भाई एक होती है ब्लैक पोट्री, एक होती है आपकी कागजी पोट्री, ये भी बातें आपको याद करनी है। दोस्तों ब्लू पोट्री में लगभग 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टोटल 42 स्टेप में बनता, ठीक है, यानी इसमें टोटल 42 स्टेप्स होती है। 850 डिग्री टेम्परेचर पर पकाए जाते हैं बर्तनों को। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने आपको बोला है कि यह बात आप जरूर याद रखें। अब राजस्थान के अंदर कुछ पोट्री की चर्चा करने जा रहा हूं। यदि कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में 2 जिले हैं जहां की ब्लैक पोट्री बहुत गजब की है। दोस्तों कोटा तो आपने सुना ही होगा, कोटा के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आप सवाई माधोपुर के बारे में जानते हैं या नहीं ना जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन यहां सवाई माधोपुर भी याद करेंगे। दोस्तों सवाई माधोपुर यहां की प्रसिद्ध है कौन, आप याद करें, हमारी ब्लैक पोट्री 2 जगह की है, कोटा और सवाई माधोपुर। दोस्तों अलवर की कागजी और डबल कट पोट्री, आप लिख सकते हैं कागजी, कागजी अर्थात डबल कट, यह पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बन सकता है, यह क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, सवाई माधोपुर वाला भी आ चुका, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछ लिया, आरपीएससी ने भी। कोटा तो बहुत बार आया है, ब्लैक पोट्री कोटा सवाई माधोपुर। अलवर की है कागजी डबल कट पोट्री, वेरी पोटेंट। जबकि लाल और सफेद रंग की पोट्री पोखरण जैसलमेर। दोस्तों लाल और श्वेत रंग की पोट्री पोखरण, पोखरण कहां पर पड़ता है? जैसलमेर, रट्ट लेना, लाल श्वेत पोखरण की। जबकि लाख की पोट्री, दोस्तों लाख की पोट्री बीकानेर की है। लाख की या सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री कहां की है? बीकानेर। इस प्रकार से ये तमाम बातें आपको याद करनी है। बताइए लाख और सुनहरी पोट्री कहां की है? बीकानेर। लाल श्वेत पोखरण की, काली कोटा सवाई माधोपुर, कागजी अलवर और आपके अलवर की। रट्ट लेना, जोरदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपके सामने पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी। दोस्तों पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी राजस्थान के किस किले में है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 12 खंभों की छतरी, नंबर 1 मेहरानगढ़ किला, नंबर 2 गोगुंदा, नंबर 3 चित्तौड़गढ़ और नंबर 4 कुंभलगढ़। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा, कुंभलगढ़। हम जानते हैं कि यह पृथ्वीराज वही है जिसे उड़ना राजकुमार कहते हैं। दोस्तों उड़ना राजकुमार इसे ही कहते हैं। यह सांगा का भाई है। दोस्तों किसका भाई है? सांगा का भाई है। हम जानते हैं कि उत्तराधिकारी युद्ध में जब राणा सांगा ने अपने भाई को हराया, पराजित किया, उससे पहले, क्योंकि यह बड़ा था उम्र में, भाई आपको पता है मेवाड़ महाराणा रायमल, उसका उत्तराधिकारी तो उड़ना राजकुमार होना चाहिए था, लेकिन सांगा में कौशलता थी, कुशलता थी, है ना, तो इस वजह से सांगा को ही बनाया जाएगा। तो इन्होंने अपने भाई चाहे जयमल हो, उड़ना राजकुमार हो, सबसे टक्कर ली थी। आपको याद होगा दोस्तों, ये आपके अजमेर से अपन पाली ब्यावर की तरफ जाते हैं, ब्यावर होते हुए तो एक गांव आता है श्रीनगर, पता है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, हमारे यहां अजमेर में भी श्रीनगर है। उस श्रीनगर का एक व्यक्ति था करमचंद, जानते हो? कहते हैं उसने सांगा को
संरक्षण दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये उड़ना राजकुमार की छतरी 12 खंबे की छतरी है, ये कुंभलगढ़ के किले में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों कुंभलगढ़ किले के अलावा एक और तकड़ी बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला दोस्तों ये मयूर ध्वज गढ़ का किला कहलाता है, ये चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थित जोधपुर में है। दोस्तों कहते हैं कि मेहरानगढ़ किले के अंदर भी बहुत गजब गजब की छतरियां हैं। मेहरानगढ़ के अंदर लोहा पोल है दोस्तों, लोहा पोल या लोहा पोल। इस लोहा पोल के पास में एक बहुत ही गजब की छतरी है मामा और भांजा की, जिसको हम धन्ना और भीमा की छतरी कहते हैं। धन्ना और भीमा ये मामा और भांजा थी। लोहा पोल के निकट इनकी छतरी है 10 खंभों की। कितने खंभों की? 10 खंभों की छतरी है, याद कर लेना। एक तो ये हो गई लोहा पोल मेहरानगढ़ के किले में। दोस्तों कीरत सिंह सोडा को कौन नहीं जानता? कीरत सिंह सोडा वेरी इंपॉर्टेंट। कीरत सिंह सोडा की छतरी भी कहां पर है? मेहरानगढ़ किले में स्थित है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। दोस्तों कीरत सिंह सोडा की छतरी मान सिंह ने बनवाई, जबकि धन्ना और भीमा की 10 खंभों की छतरी अजीत सिंह ने बनवाई। एक है सेनापति की छतरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेनापति की छतरी। दोस्तों आपको याद होगा कि मारवाड़ के राजा मान सिंह हुआ करते थे, वही मान सिंह जिन्होंने आपके कीरत सिंह छतरी, जो कीरत सिंह सोडा उसकी छतरी बनवाई, वही मान सिंह जिसने मेहरानगढ़ किले की चाबियां अंग्रेजों को सौंप दी, वही मान सिंह जिसे माननाथी जो संप्रदाय की पीठ महामंदिर जो निर्माण करवाया, वही मान सिंह जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार। दोस्तों मान सिंह के दरबारी कवि बांकीदास, उनके सेनापति हुआ करते थे। मान सिंह के सेनापति जिसका नाम है इंद्रराज सिंघवी। दोस्तों इंद्रराज सिंघवी कहते हैं, इंद्रराज सिंघवी की छतरी भी कहां पर है? मेहरानगढ़ में। तो ये एक हो गई धन्ना भीमा की छतरी, नंबर 2 कीरत सिंह सोडा की छतरी, सेनापति यानी इंद्रराज सिंघवी की छतरी, ये तमाम मेहरानगढ़ किले में स्थित है। जबकि आगे चलेंगे चित्तौड़गढ़ की बात करेंगे। दोस्तों चित्तौड़गढ़ ये बहुत ही गजब का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ के किले में भी अनेक प्रकार की छतरियां हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ में टोटल 7 द्वार है। कितने द्वार है? 7 द्वार है, प्रवेश द्वार, जिसमें पहला है पाडन पोल। दोस्तों पहले पोल का नाम है पाडन पोल। इस पाडन पोल के पास में जैसे ही आप पाडन पोल के निकट पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको एक चबूतरा दिखाई देगा। चबूतरा बना हुआ है किसका? रावत बाग सिंह का। दोस्तों रावत बाग सिंह का चबूतरा, रट्ट लेना छोड़ो, रावत बाग सिंह का चबूतरा। यह क्वेश्चन बड़ा गजब का। रावत बाग सिंह को तो आप जानते ही होंगे ना, है ना? तो यह पाडन पोल पर बना हुआ है। पाडन पोल से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, 2 नंबर पे भैरव पोल आएगा। दोस्तों 2 नंबर पे भैरव पोल के पास में 2 छतरियां बनी हुई है दाईं ओर। यानी मान लो ऐसे हम जा रहे हैं, तो इधर की ओर प्रवेश करने से पहले, भैरव पोल में प्रवेश करने से पहले दाईं ओर 2 छतरियां हैं बड़ी गजब गजब की। दोस्तों जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ की। रट्ट लेना भैरव पोल, जयमल राठौड़ और कल्ला राठौड़, दोनों के दोनों। दोस्तों आपको याद होगा जयमल और कल्ला राठौड़, कल्ला जी ने जयमल को कंधों पे उठाया था आपके उदयपुर वाले उस साके में, याद है आपको, अकबर के विरुद्ध। ये कल्ला और जयमल राठौड़ की छतरी भैरव पोल। दोस्तों जयमल की 4 खंबे की, कल्ला की 6 खंबे की। 4 खंबे और 6 खंबे। तो बताइए पांडन पोल में रावत बाग सिंह का चबूतरा, दूसरा पोल है भैरव पोल, जिसके दाएं ओर जयमल की छतरी 4 खंबे की, कल्ला की 6 खंबे की। अब बच गया बीच में 4 दरवाजे और हैं, उनको जंप मार के सीधा आखिरी पोल पे जा रहा हूं, राम पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। राम पोल के पास में दोस्तों कहते हैं कि रामचंद्र जी भगवान राम का मंदिर है, और उस मंदिर के जस्ट पास में ही फत्ता जी सिसोदिया की छतरी है। दोस्तों राम पोल में फत्ता सिसोदिया की छतरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से गजब का क्वेश्चन पूरा हो गया। ये जो बता रहा हूं वैसे ही याद करना है,
आजकल ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है बाजार में किताबों में जो लिखा है वही पढ़े वो चले गए, गलत हो जाएगा, रट लो छोरो। इस प्रकार से पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? 4 ऑप्शन है। कथोड़ी जाति नंबर 1 डूंगरपुर में, नंबर 2 बांसवाड़ा में, नंबर 3 उदयपुर में, नंबर 4 कोटा में। मुख्यतः पूछा है भाई, मुख्यतः उत्तर नंबर 3 होगा उदयपुर। कथोड़ी जनजाति दोस्तों राजस्थान के अंदर अनेक जनजातियां हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि राजस्थान SC/ST संशोधन अधिनियम, दोस्तों ये अधिनियम आया 1976 में। कब आया? 1976 में। इस अधिनियम के अनुसार राजस्थान में 12 जनजातियां हैं। मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 वो कहता है कि राजस्थान में टोटल 12 जनजातियां हैं। दोस्तों इन 12 जनजातियों में से सबसे प्राचीन जनजाति भील जनजाति है, जबकि भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह में आने वाली एकमात्र जनजाति सहरिया जनजाति है। ये दोनों बातें आपको याद करनी है दोस्तों, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कथोड़ी जनजाति का है। कथोड़ी जनजाति राजस्थान में 2 जिलों में मुख्यतः मिलती है। नंबर 1 उदयपुर में मिलती है, नंबर 2 डूंगरपुर में भी रहती है, नंबर 3 बारा में भी है और नंबर 4 झालावाड़ में भी है। दोस्तों इन 4 जिलों में हमारी कथोड़ी जनजाति रहती है। लगभग 52% जो जनजातियां हैं कथोड़ी, यानी कथोड़ी जनजाति का 52% हिस्सा उदयपुर में रहता है। उदयपुर की 3 प्रमुख तहसीलें, चाहे झाडोल हो, चाहे कोटड़ा हो, चाहे सराड़ा हो, रट लेना दोस्तों, कोटड़ा, सराड़ा और झाडोल। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बता देता हूं, यही क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। अभी 2-3-4 दिन बाद में एग्जाम होने जा रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड का। कथोड़ी जनजाति का क्वेश्चन नहीं आ जाए तो मेरे को बता देना, ये क्वेश्चन आएगा, मैं बोल रहा हूं, ये गौर से सुन लो दोस्तों। कथोड़ी जनजाति क्वेश्चन आएगा। कथोड़ी जनजाति से संबंधित दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सर्वाधिक उपयुक्त जो कथन है उसका चयन कीजिए। नंबर 1 कथन नंबर 1, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा, सराड़ा, झाडोल तहसीलों में पाई जाती है। नंबर 2 कथोड़ी जनजाति जो कि खेर के वृक्ष की पत्तियों से कत्था बनाती है। मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, मैंने दूसरा ऑप्शन क्या बोला? कथोड़ी जनजाति खेर वृक्ष की पत्तियों से कत्था बनाती है, जो गलत हो जाएगा। याद रखें कथन नंबर 2 खेर के वृक्ष की बात हो रही है दोस्तों। खेर वृक्ष जो है, इस खेर वृक्ष की पत्तियों से नहीं बनाई जाती है, याद करें दोस्तों, पत्तियों से नहीं, खेर वृक्ष के तने से, तने के आंतरिक भाग से बनती है भाई, ठीक है। याद रखें ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, जबरदस्त क्वेश्चन है। और इसके अलावा साबाद जो कि बारा में है, साथ ही साथ आपके सीमलवाड़ा जो कि वो आपका डूंगरपुर में है, और झालावाड़ में, इन टोटल 4 जिलों में कथोड़ी जनजाति पाई जाती है। दोस्तों एक बात मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बहुत ही गजब की बात है मेरे पास जो आपके लिए काम की है। यदि कोई आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर कथोड़ी जनजाति मुख्यतः कहां है, तो आपको क्या उत्तर करना था दोस्तों? उदयपुर में करना है। उदयपुर में 52% यानी 52% उदयपुर में रहती है कथोड़ी। गरासिया जनजाति का कोई क्वेश्चन पूछ ले कि गरासिया जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कहां है, आप कहेंगे सिरोही जिले में है। लगभग 70% जनजाति सिरोही के अंदर दोस्तों। नंबर 1 पिंडवाड़ा तहसील में, तो नंबर 2 आबू रोड में पाई जाती, आबू रोड में। ये याद कर लें, गजब का क्वेश्चन। एक बात और बताने जा रहा हूं दोस्तों, आपको एक बात याद करनी है, लगभग 97% मैं कह सकता हूं 97 पॉइंट समथिंग, 97.4 लिख देता हूं, 97.4% दोस्तों सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? ये 12 जिले में पाई जाती है।
12 के अंदर 2 तहसीलें हैं, नंबर 1 शाहबाद और किशनगंज। दोस्तों कौन है भाई? रट लेना रे छोरो, रट लेना। इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी के बस की बात है ही नहीं, तो कैसे बताएगा। दोस्तों सहरिया 97.4% सहरिया जनजाति 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज में पाई जाती है। एक और गजब की बात, लगभग 98% जनसंख्या, दोस्तों लगभग 98% आपके डामोर जनजाति डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में पाई जाती है। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में, दोस्तों सीमलवाड़ा, दोस्त मैं जो भी बता रहा हूं आप अपने पेज के अंदर नोट करके लिख लेना। इस प्रकार का गजब का कंटेंट बाजार में नहीं मिलेगा, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि उनका धंधा तो इसी से चलता, पैसा लूटने की दुकान तो इसी से बनी है। दोस्तों 98% डामोर डूंगरपुर जिले की सीमलवाड़ा में पाए जाते हैं, रट लेना। 70% गरासिया सिरोही जिले की आबू और पिंडवाड़ा में मिलते हैं, जबकि 52% कथोड़ी मुख्य थे उदयपुर में मिलती है। जबकि बात करें हमारे सहरिया 97.4% केवल 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज में मिलते हैं। एक और तकड़ी बात बताने जा रहा हूं, जनगणना 2011 के अनुसार एक गजब की बात आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा मीणा जनजाति है, नंबर 2 भील है और नंबर 3 गरासिया है। दोस्तों इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों मिलकर के 91% है, रट लेना 47.03, और ये लगभग 44% है भील। 44 पॉइंट इनको आप 3 कर सकते हैं, तो 44.3 8 8 3 11, लगभग 91%। दोस्तों टोटल जो 12 जनसंख्या है, सॉरी 12 जनजातियां हैं, 12 जनजातियों की टोटल जनसंख्या देखें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 47.03% मीणा है, जबकि भील है 44.38, तो 7 4 11 4 4 8 1 9, लगभग कितनी हो गई? 91% से ऊपर ही है। ये 2 जनजातियां हैं, जबकि गरासिया जनजाति का लगभग 3.4 ही है, 3.39% है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये ऐसे आएगा, राजस्थान में जनजात 2011 की जनसंख्या के अनुसार जनजातियों से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आप उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। कथन नंबर 1, राजस्थान में कथन नंबर 1, मीणा और भील जनजाति जिनका राजस्थान की कुल जनजातियों में 91% योगदान है, यह मेरा पहला कथन। दूसरा कथन, राजस्थान में तीसरी सबसे ज्यादा जनजातियों का प्रतिशत किसका है? आपके डामोर जनजाति का है। ये 2 कथन आपके सामने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको सेलेक्ट करना है। पहला तो सही हो गया, क्योंकि भील और मीणा मिलकर के 91% बनाते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि तीसरी सबसे ज्यादा कौन है? गरासिया है, जबकि मैंने डामोर बोला था। इस प्रकार से गजब का क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों शास्त्रीय वादक है हमारे पास में राम नारायण जी, और दूसरे हैं हमारे पास सुल्तान खान जी। इन दोनों का संबंध किससे है? कामायचा से, सितार से, सारंगी उत्तर सही होगा, तबला गलत है। उत्तर नंबर 3 सारंगी इज राइट ऑप्शन। दोस्तों हम जानते हैं कि पंडित राम नारायण का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। इनको भी कहते हैं कि संगीत यानी कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ये उदयपुर के रहने वाले, आगे चल करके इनको पद्म भूषण भी मिला, यानी पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों मिल चुके हैं पंडित राम नारायण को। ये उदयपुर के रहने वाले थे। दोस्तों सुल्तान खां, इनको भी पद्मश्री मिला, इनका संबंध भी राजस्थान के जोधपुर जिले से है। ये अभी संसार में नहीं है, ये दोनों महान व्यक्ति संसार में नहीं है। दोस्तों इनके अलावा मेरे पास में एक और गजब का नाम है, उस्ताद मोइनुद्दीन। उस्ताद मोइनुद्दीन, कौन नहीं जानता मोइनुद्दीन? दोस्तों उस्ताद मोइनुद्दीन ये भी बहुत गजब के सारंगी के फनकार रहे हैं।
मोइनुद्दीन खान साहब, इनका संबंध जयपुर है, यानी ये जयपुर जिले के रहने वाले थे। और मोइनुद्दीन जो है, इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम है मोमीन खान। दोस्तों मोमीन खान, इनका भी संबंध किससे है? सारंगी से है। और एक गजब का व्यक्ति जिनको 2021 में दोस्तों कला के क्षेत्र में पद्म श्री मिला, नाम है लाखा खान। दोस्तों रट लेना, लाखा खान का संबंध राजस्थान के जोधपुर के राणेरी गांव के रहने वाले थे। राणेरी गांव जोधपुर में है, जहां के रहने वाले लाखा खान, जो कि बहुत ही गजब की सारंगी बजाते हैं। 2021 में इनको पद्म श्री मिला था, आपको याद होगा। दोस्तों ये तमाम लोग जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या है? सारंगी के फनकार है। दोस्तों पंडित रामनारायण चौधरी उदयपुर, तो उस्ताद मोइनुद्दीन का संबंध जयपुर, बेटे मोमीन खान, लाखा खान जोधपुर, सुल्तान खान का जोधपुर संबंध, ये सब तमाम के तमाम सारंगी के फनकार है। दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। अब मैं यहां पर एक सितार की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों कमायचा, कमायचा के कमाल साकर खान। दोस्तों कमाल साकर खान को कौन नहीं जानता? साकर खान, जिनको कहते हैं कमायचा का जादूगर कहते हैं, कमाल साकर खान पद्म श्री अवार्ड प्राप्त हुआ। दोस्तों हम जानते हैं पंडित विश्व मोहन भट्ट, आप सब लोग जानते होंगे। विश्व मोहन भट्ट जो कि जयपुर के रहने वाले हैं, इनको भी पद्म श्री मिल चुका, पद्म भूषण भी मिल चुका है। दोस्तों ये सितार बजाते थे, लेकिन आजकल इन्होंने एक नई चीज का विकास किया है, वो सितार प्लस वीणा, दोनों का मिश्रित रूप तैयार किया है, जिसका नाम है मोहन वीणा। आप याद करेंगे मोहन वीणा। दोस्तों मोहन वीणा कौन बजाते हैं? नाम है इनका पंडित विश्व मोहन भट्ट। बहुत ही गजब का क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। सारंगी के बारे में कई बार हम चर्चा करते हैं। सारंगी लंगा जाति के लोग बजाते हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान के खास तौर से मुस्लिम जाति होती है जो सारंगी बजाते हैं, लंगा जाति के लोग। कितना प्यारा और गजब का क्वेश्चन है सारंगी। दोस्तों हमारे और सारंगी के ही वादन के बारे में मैंने आपको लाखा खान की चर्चा की। कामायचा, दोस्तों कामायचा के बारे में भी आप जानते हैं, ये तत्वाद्य यंत्र है। कहते हैं बहुत ही गजब का वाद्य यंत्र होता है, ये आम की लकड़ी से बनता है, जीना बिना किसी जोड़ वाली से। तो ये भी आप जरूर याद करें, ठीक है। अब बच गया मेरे पास में तबला। कोई मुझे बताएगा तबला वादन? दोस्तों एक व्यक्ति है मेरे पास में जिनके बारे में आप जानते होंगे, कृष्णानंद व्यास। दोस्तों कृष्णानंद व्यास, जिनके बारे में नाम आपने सुना होगा, कृष्णानंद व्यास, इनका संबंध दोस्तों चूरू जिला है। ये चूरू जिले के रहने वाले बहुत ही गजब के तबला वादक थे, ये भी आपको याद करना चाहिए। देखो एक तो ये कृष्णानंद व्यास जो तबला वादक है, एक दोस्तों राग कल्पद्रुम, बहुत ही गजब का संगीत ग्रंथ लिखा कृष्णानंद व्यास, वो मेवाड़ के थे। दोनों में अंतर है, याद कर लेना। अगले क्वेश्चन की ओर, इनको भी पद्म श्री मिल चुका। इस प्रकार से गजब का क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेद्यशाला का निर्माण नहीं करवाया? दोस्तों इन चारों में से वह कौन सा स्थान है जहां जयसिंह ने वेद्यशाला का निर्माण नहीं कराया? दिल्ली में, आगरा में, मथुरा में और उज्जैन में। उत्तर नंबर 2 आगरा में नहीं कराया, बाकी तीनों सही है। दोस्तों इन्होंने 5 वेद्यशालाएं बनवाई थी। कितनी बनवाई थी? दोस्तों नंबर 1 दिल्ली याद कर लें, नंबर 2 जयपुर याद कर लें, नंबर 3 उज्जैन याद कर लें, नंबर 4 मथुरा याद कर लें, नंबर 5 वाराणसी याद कर लें। ये 5 वेद्यशालाएं बनवाई थी। दोस्तों इन्हीं वेद्यशालाओं को जंतर मंतर नाम दिया है। कहीं न कहीं आपको जंतर मंतर नाम मिल जाएगा। इनको खगोलीय वेद्यशाला के नाम से जानते हैं, खगोलीय वेद्यशाला। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह वो बहुत बड़े खगोल वैज्ञानिक भी थे। खगोलीय जो चीजें हैं उनके बारे में गहन रुचि रखते थे। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली के अंदर दोस्तों 1725 में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर का निर्माण कराया। पहली जंतर मंतर में बनी थी दिल्ली, याद रखे, वेरी इंपोर्टेंट। आगे चल करके जयपुर वाली 1728 से लेकर के 1734 के बीच में बनी थी, याद रखे जयपुर वाली 1734। इसके बाद में ये तीनों की तीनों बनेगी।
ठीक है, याद रखें दोस्तों। एक तकड़ी बात, हम जानते हैं कि 2010 में यूनेस्को में राजस्थान की 2 विरासतें शामिल की गई, जिसमें एक हमारी जयपुर का जंतर मंतर जो कि मूर्त श्रेणी में था, दूसरा हमारे जयपुर का कालबालिया नृत्य यानी गुलाबों वाला कालबेलिया अमूर्त श्रेणी में शामिल हुआ। यह भी आपको याद करना चाहिए दोस्तों। इन 5 में सबसे बड़ी जंतर मंतर जयपुर वाली है, सबसे बड़ी जयपुर है, सबसे पहले दिल्ली है, यह भी आपको याद करना चाहिए दोस्तों। जब जयपुर वाली की बात करें तो जयपुर वाली में टोटल क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर में स्थित जंतर मंतर के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और आपको सही कूट का चयन करना है। कथन नंबर 1 आपको याद रखना है इनके बारे में, सवाई जयसिंह के द्वारा, देखो सवाई जयसिंह नाम लिया मैंने, मैं कथन चेंज कर रहा हूं, दोबारा देखो। कथन नंबर 1, जयपुर के महाराजा मिर्जा जयसिंह ने जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जो कि एक खगोलीय वेधशाला है। नंबर 1। नंबर 2, इसे 2005 में यूनेस्को में की विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये इसमें कुल 14 प्रकार के यंत्र हैं। इसमें कुल कितने प्रकार के यंत्र है? 14 प्रकार के। तब आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें टोटल यंत्र कितने हैं? 14 यंत्र है। 2010 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया और सवाई जयसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया? सवाई जयसिंह ने, याद करें। और इसमें जो 14 यंत्र है, इनमें सबसे बड़े यंत्र का नाम है सम्राट यंत्र। दोस्तों सबसे बड़ा यंत्र जो है उसका नाम है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र जो कि बहुत बड़ी सूर्य घड़ी है दोस्तों, सूर्य घड़ी है बहुत बड़ी, जो सबसे बड़ी है। यह बात आप जरूर याद करें। और इस प्रकार से उत्तर नंबर जयपुर इज राइट, वैसे इसका उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, रूपायन संस्थान कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर, बोरुंदा में, बगरू में, बदनौर में और बूंदी में। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बोरुंदा। बात इस संस्थान की करें तो यह संस्थान 1960 में स्थापित हुआ। दोस्तों इस संस्थान की स्थापना में 2 व्यक्ति, नंबर 1 विजयदान देथा, नंबर 1 विजयदान देथा हम जानते हैं जिनको बिज्जी के नाम से, दूसरा है कोमल कोठारी। दोस्तों कोमल कोठारी, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर के ये जिगर के टुकड़े हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ दिन भर बातें करते, राजस्थान की लोक कलाओं को, चाहे लोक नृत्य हो, चाहे लोक आपके वाद्य यंत्र हो, चाहे लोक नाट्य हो, चाहे लोक साहित्य हो, इन तमाम चीजों को किस प्रकार से संरक्षण दिया जाए, किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान मिले, इसके लिए दोनों ने मिलकर के काम किया। 1960 में रूपायन संस्थान की स्थापना हुई। दोस्तों विजयदान देथा का जन्म रूपायन आपके बोरुंदा गांव में हुआ। बोरुंदा गांव में इनका जन्म हुआ 1926 में। 1926 में विजयदान देथा का जन्म होता है बोरुंदा में। जबकि कोमल कोठारी की बात करें तो इनका जन्म कपासन में होता है, कपासन जो कि चित्तौड़ में है। दोस्तों इनका जन्म लगभग 1926 तो इनका है, उनका 1929 होना चाहिए जहां तक मुझे याद आ रहा है। दोस्तों ये कपासन चित्तौड़ में इनका जन्म हुआ। रट्ट लेना, दोनों ने मिलकर के काम किया। दोस्तों बाता की फुलवारी कई बार आ चुकी है। बाता की फुलवारी विजयदान देथा की सबसे बेहतरीन रचना है। दोस्तों उसके टोटल 14 भाग है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों बाता की फुलवारी कितने भाग है? 14 भाग है। देखो कितनी प्यारी बात है। जयपुर के सम्राट यंत्र, जयपुर की जंतर मंतर के भी 14 यंत्र, और यहां विजयदान देथा की हमारी बाता की फुलवारी के 14 भाग। दोस्तों बापू के 3 हत्यारे, चौधराइन की चतुराई, कौन नहीं जानता, दुविधा नामक कहानी, मालेकू हिटलर, ये तमाम रचनाएं विजयदान देथा की है। ये सब के सब कौन है? ये दोनों ने मिलकर के इस रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में की थी। जबकि बगरू की बात करूं दोस्तों, बगरू के बारे में मेरे पास में बहुत गजब की बात है। बगरू एक बहुत ही गजब की प्रिंटिंग है, यानी एक छपाई की कला के लिए जाना जाता है बगरू। दोस्तों यहां पर काला श्याह बेगर रंग, दोस्तों श्याह बेगर रंग काम में लिया जाता है। ठीक है, याद रखें, श्याह बेगर यानी काला रंग।
काला रंग प्रमुखता से काम में लिया जाता है। बेल बूटों की छपाई के लिए बगरू और सांगानेर दोनों ही जानी जाती है। बगरू के बारे में और दूदू के बारे में मेरे पास एक और गजब की बात है दोस्तों। बगरू और दूदू दोनों में चौका प्रणाली प्रसिद्ध है। रट लेना दोस्तों, बगरू और दोनों की, दूदू की चौका प्रणाली। चौका प्रणाली क्या है दोस्तों? एक जल संरक्षण की तकनीक है। जल संरक्षण, दोनों जगह पर जल संरक्षण के लिए चौका प्रणाली काम में ली जाती है। इस प्रकार से गजब का क्वेश्चन भी पूरा हो गया। हाँ दोस्तों, विजयदान देथा को 2012 में राजस्थान रत्न अवार्ड मिला, आपको याद रखना चाहिए। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान जालोर, सिरोही, नागौर, जैसलमेर। उत्तर नंबर 1 जालोर सही है। दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख जो कि चौहानों से संबंधित है। दोस्तों चौहानों के बारे में कहता है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है इसको भाई, चौहानों को। और यही बिजोलिया है जिसके गुणभद्र रचयिता है। दोस्तों गुणभद्र, बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। दोस्तों इसके बारे में एक तकड़ी बात बताऊंगा। बिजोलिया शिलालेख 1170 में जब उत्कीर्ण किया गया, रचना की गई, तो उस समय चौहान वंश के राजा हुआ करते थे, सोमेश्वर चौहान। रट लेना, सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान कौन है? हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यानी राय पिथौरा के पिता श्रीमान है सोमेश्वर चौहान। दोस्तों उनके ही समय बिजोलिया शिलालेख उत्कीर्ण किया गया। बिजोलिया शिलालेख में तत्कालीन समय की राजस्थान के विभिन्न नगरों के प्राचीन नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें भीनमाल, जो वर्तमान में भीनमाल श्रीमाल, जिसका नाम है पीलो मोलो। दोस्तों यहां जाबालीपुर की भी हम चर्चा करेंगे। जालोर का नाम जाबालीपुर मिलता है। जालोर का नाम जाबालीपुर बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। जबकि श्रीमाल का नाम इसमें श्रीमाल मिलता है भीनमाल का। भीनमाल का नाम श्रीमाल, लेकिन आगे चल करके हेनसांग जब आया 7वीं शताब्दी में, तो हेनसांग ने इसका नाम श्रीमाल का क्या लिखा है? पीलो मोलो। पीलो मोलो रट लेना, पीलो मोलो किसको कहा है? श्रीमाल भीनमाल को। एक बात और, जबकि बेराट को हेनसांग ने क्या कहा है दोस्तों? पोलियेटुलो। ये है पीलो मोलो। पीलो मोलो किसको कहा है? श्रीमाल को। जबकि बेराट को क्या कहा हेनसांग ने? पोलियेटुलो, पर यात्रा, है ना, याद रखें, शानदार। जालोर का जाबालीपुर। एक खतरनाक चीज और बताना चाहता हूं दोस्तों, हम जानते हैं कि जाबालीपुर यानी जालोर, दोस्तों जाबालीपुर का नाम किस चौहान वंशीय राजा ने ज्वालापुर कर दिया? दोस्तों आप याद करेंगे ज्वालापुर। आपसे कोई पूछे कि बताइए जाबालीपुर का नाम किस चौहान वंशीय राजा ने बदल करके ज्वालापुर कर दिया, तब आप कहेंगे विग्रहराज चतुर्थ। दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ को कौन नहीं जानता, जिसे हम बीसल देव कहते हैं। दोस्तों बीसल देव वही राजा है चौहान वंश का जिसने जाबालीपुर का नाम बदल करके ज्वालापुर कर दिया। दोस्तों एक तकड़ी बात और बताना चाहता हूं, हम जानते हैं कि गुर्जर प्रतिहार जो राजा हुए, जिनकी प्रारंभिक पीठ या प्रारंभिक शाखा मंडोर मानी जाती है, मंडोर से निकलेंगे आगे चल करके नाग भट्ट प्रथम मंडोर से मेड़ता जाएगा, मेड़ता से भीनमाल जाएगा, भीनमाल से जालोर। तो जालोर शाखा के संस्थापक भी नाग भट्ट प्रथम है। कौन कहता है? दशरथ शर्मा। जबकि हम जानते हैं कि नाग भट्ट प्रथम जालोर शाखा के हैं संस्थापक, लेकिन आगे चल करके नाग भट्ट के बाद वत्सराज भी राजा बनते हैं जालोर के। दोस्तों वत्सराज जिनके दरबार में को आपके उद्योतन सूरी रहते हैं। कौन रहते हैं? उद्योतन सूरी। वो कहते हैं, उद्योतन सूरी 778 ईस्वी में कहते हैं कि वत्सराज की राजधानी जाबालीपुर थी। कौन कहते हैं? उद्योतन सूरी कहते हैं जाबालीपुर किसकी राजधानी थी? वत्सराज की राजधानी थी। इस प्रकार से एक खतरनाक क्वेश्चन था। जबकि सिरोही का नाम क्या है, कोई आपसे पूछे तो दोस्तों सिरोही, क्योंकि वर्तमान में सिरोही है, इसका नाम है शरणवाही। वर्तमान में हम सिरोही कहते हैं, लेकिन पहले इसे शरणवाही नगर कहते थे। इसे शरणवाही नगर कहा जाता था।
क्योंकि यहां पर शरणवाही नामक पहाड़ियां थी और इन्हीं पहाड़ियों की वजह से इसका नाम पड़ा शरणवाही नगर। जबकि नागौर, दोस्तों नागौर का नाम अही छत्रपुर मिलता है, अही छत्रपुर। एक और नाम मिलता है इसका नागपट्टन। दोस्तों नागौर का एक और नाम नागपट्टन भी मिलता है। अब बात करेंगे जैसलमेर। जैसलमेर का नाम मांड, जैसलमेर को मांड भी कहते हैं, श्रीवल्लभ प्रदेश भी कहते हैं, या वल्लभ प्रदेश या श्रीवल्लभ प्रदेश। ये दोस्तों हमारा जैसलमेर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे वल्लभ प्रदेश या श्रीवल्लभ प्रदेश या मांड बोल सकते हैं जैसलमेर को। अगला और जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ गया है। अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थलों के बारे में कौन सा युग्म असंगत है? तेजाजी का पर्वतसर बिल्कुल सही है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी को पर्वतसर और खरनाल दोनों जगह पर मेला भरता है। हम जानते हैं तेजाजी वाली बात में दम है, यहां पर मेला भरता है। जबकि तेजाजी का जन्म पर्वतसर में नहीं हुआ, तेजाजी का जन्म खरनाल गांव में हुआ, नागौर में। दोस्तों 1073 ईस्वी में, 1073 ईस्वी में खरनाल नागौर में जन्म हुआ है तेजाजी का, जो कि नागवंशीय जाट है। पिता का नाम ताहड़जी जाट, माता का नाम राजकुंवरी, कहीं पर राम कुंवरी। दोस्तों राम कुंवरी ज्यादा सही है, कुंवरी, राम कुंवरी, कहीं जगह पर आपको राजकुंवरी भी मिल जाएगा, राजकुंवरी, तो आप राम कुंवरी ज्यादा महत्व रखेंगे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन तो सही हो गया है। देवनारायण जी आसींद भीलवाड़ा, दोस्तों आसींद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म हुआ, हम जानते हैं, एकदम सही है। यह है गुर्जर जाति के आराध्य देव देवनारायण जी, यह भी बात बिल्कुल सही है। इन दोनों बातों में कोई दिक्कत नहीं है। पाबू जी कोलू गांव फलोदी, दोस्तों पाबू केसर काल भी, हम जानते हैं कि पाबू जी का जन्म कोलू गांव में हुआ है, यह भी सही है। दोस्तों ऊंटों के रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता, प्लेग के रक्षक देवता, तीनों के रक्षक देवता है हमारे पाबू जी, उत्तर सही है। अगला ऑप्शन है हमारा तल्लीनाथ जी। दोस्तों यही गलत हो गया, क्योंकि तल्लीनाथ जी जो है वो कतरियासर गलत है, क्योंकि कतरियासर जो जगह है ये जसनाथी संप्रदाय से है। दोस्तों ये जसनाथ जी से संबंधित है। वैसे जसनाथ जी का जन्म कतरियासर में नहीं हुआ। दोस्तों जसनाथ जी का जन्म जहां हुआ है वो जगह है डाबला तालाब, डाबला तालाब जो कि लूणग्रंसर तहसील बीकानेर जिले के धीरेरा गांव के पास है, धीरेरा रेलवे स्टेशन के निकट। ठीक है, जसनाथ जी का जन्म, जबकि जसनाथ जी ने दोस्तों जिस स्थान पर तपस्या की थी वो जगह है आपका कतरियासर, कतरियासर गांव में तपस्या की थी। जबकि बात हम करने जा रहे हैं तल्लीनाथ जी। दोस्तों तल्लीनाथ जी, हम जानते हैं कि तल्लीनाथ जी का जन्म जो है जोधपुर के शेरगढ़ में हुआ। दोस्तों शेरगढ़, जोधपुर के अंदर जो शेरगढ़ ठिकाना है वहां पर इनका जन्म हुआ है। तल्लीनाथ जी राठौड़ थे। तल्लीनाथ जी के पिता की बात करें तो दोस्तों हम जानते हैं कि तल्लीनाथ जी का मूल नाम गांगदेव राठौड़, कई बार आ चुका। दोस्तों इनका मूल नाम है गांगदेव राठौड़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांगदेव राठौड़। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा तल्लीनाथ जी का मूल नाम बताओ, गांगदेव राठौड़, बचपन का नाम। जालोर के अंदर, वैसे जालोर इलाके में इनको पूजा जाता है, जालोर जिले के लोक देवता कह सकते हो, जालोर जिले के। दोस्तों जालोर जिले के लोक देवता, जालोर के अंदर एक गांव है दोस्तों, कहते हैं जहां पर इनका मेला भरते हैं, साथू गांव। क्वेश्चन आ चुका है, साथू गांव, साथू गांव में बहुत ही गजब का मेला भरता है। और तल्लीनाथ जी शेरगढ़ कस्बे में जन्म हुआ, राठौड़ वंशीय थे, याद रखें। पिता का नाम बिरमदेव मिलता है, बिरमदेव राठौड़, बिरमदेव राठौड़ मिलता है। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि जालेंद्रनाथ, दोस्तों सिरे मंदिर जालोर में जालेंद्रनाथ की तपोभूमि, याद रखें ये जालेंद्रनाथ इन्हीं के गुरु थे। गजब का क्वेश्चन है, याद रखें। जालेंद्रनाथ हम पढ़ते हैं ना, वो इन्हीं के गुरु थे। और तल्लीनाथ जी भी भगवान जाम्बोजी की तरह प्रकृति प्रेमी थे, ये भी आप याद करेंगे। दोस्तों मैं कई बार बताता रहा हूं कि राजस्थान में प्रकृति प्रेमी यानी प्रकृति को बचाने का काम, एक प्रकार से वैज्ञानिक जो कि प्रकृति का संरक्षण करने वाले बात करें तो जाम्बोजी का एक नंबर नाम आता है, साथ में तल्लीनाथ जी भी आते हैं, और साथ में राजा राम जी जो है जोधपुर में जहां पीठ है वो भी।
ये तमाम जो हमारे लोक संत और लोक देवता थे, इन्होंने प्रकृति के संरक्षण पर बल दिया था। ये बात आप जरूर याद रखें। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 राइट होगा दोस्तों। हाँ, साथू गांव, यहां से एक बात मुझे याद है कि तल्लीनाथ जी का जो जगह है जहां पर जो मंदिर बना हुआ है, वो जो गांव है आपका जालोर में स्थित है, पांचोटा गांव। कौन सा गांव है? पांचोटा गांव। पांचोटा गांव है, याद रखें, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पांचोटा गांव के अंदर जहां पर बहुत ही गजब का मंदिर है, जिस पहाड़ी पर है उस पहाड़ी का नाम है पंचमुखी। पैसे पंचमुखी, पैसे पांचोटा गांव। घोड़े पर सवार मूर्ति है इनकी, तल्लीनाथ जी की। ये बात आप जरूर याद करें, ठीक है। तो इसका पांचोटा गांव याद करें, है ना। चलो भाई, निम्नलिखित में से किस जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जालोर, जैसलमेर, डूंगरपुर और अजमेर। दोस्तों, गोडवाड़ी बोली की बात करने जा रहा हूं। इसमें जालोर, जैसलमेर, उत्तर नंबर 1 जालोर सही है। गोडवाड़ी दोस्तों हम जानते हैं कि मारवाड़ी बोली की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली है, ठीक है। ये पहली बात तो क्लियर यहीं पर ही हो गई है। मारवाड़ी, राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी की अनेक बोलियां, उपबोलियां हैं, जिसमें आपकी गोडवाड़ी शामिल है। मैं गोडवाड़ी की बात करने जा रहा हूं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में जालोर, देखो भाई, अहोर तहसील किसमें है? सांचौर में चली गई क्या छोरो, बताओ। अहोर, अहोर, अहोर तहसील जो कि पहले जालोर में थी, अहोर तहसील से लेकर के पाली के बाली तक, बाली जो कि पाली में है, यानी अहोर तहसील, मैं शॉर्टकट कर देता हूं, जालोर। अहोर, जालोर से बाली, पाली के बीच में जो इलाका है, उस इलाके में गोडवाड़ी बोली जाती है। कई बार आ चुका है, ठीक है। तो याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये जालोर इज राइट ऑप्शन, कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट और एक गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। लोक कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। नंबर 1 सवाई जय सिंह ने, नंबर 2 सवाई राम सिंह ने, नंबर 3 सवाई माधो सिंह ने, नंबर 4 सवाई प्रताप सिंह ने। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 राम सिंह। दोस्तों ये वही राम सिंह है, वही राम सिंह है जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, ब्लू पोट्री के बारे में बात कर रहे थे, वही राम सिंह है। दोस्तों राम सिंह सेकंड के समय 1857 की क्रांति के समय हम जानते हैं कि जयपुर के अंदर एक कला विद्यालय स्थापित हुआ। दोस्तों ये कला विद्यालय है, कला विद्यालय याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कला विद्यालय है, इसकी स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई तो प्रारंभिक इसका नाम क्या हुआ करता था? इसका नाम था मदरसा ए हुनरी। दोस्तों प्रारंभिक नाम मदरसा ए हुनरी हुआ करता था, याद रखें, मदरसा ए हुनरी। आगे चल करके मतलब 1857 में इसका नाम क्या रखा गया? मदरसा ए हुनरी। और आगे चल करके 1886 में इसका नाम क्या पड़ गया? दोस्तों इसका नाम पड़ गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। हमारा राजस्थान, हमारा भारत आजाद हो गया। आजादी के बाद में इसका नाम बदल करके 1988 में क्या कर दिया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। 1988 में, वर्तमान में इसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। दोस्तों कितनी प्यारी और गजब की बात आपके सामने मैंने रखी है। 3 सन आपको याद करने। 1857 में इसका नाम क्या था? मदरसा ए हुनरी। दोस्तों एक प्रकार का ये कला विद्यालय था। आगे चल करके 1886 में इसका नाम बदल करके महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया। आगे चल करके जब भारत आजाद हुआ तो बाद में 1988 में इसका नाम बदल करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। ये तीनों बातें आप जरूर याद करें। और गजब की बात तो ये है दोस्तों, CS वैलेंटाइन, आप वैलेंटाइन डे मनाते हो ना, वैलेंटाइन डे वो उन्हीं के नाम से मनाया जाता है, वैलेंटाइन। CS वैलेंटाइन इसके प्रथम आचार्य हुआ करते थे। दोस्तों CS वैलेंटाइन याद रख लेना, CS वैलेंटाइन, वैलेंटाइन इसके पहले प्रिंसिपल हुआ करते थे, प्रथम प्राचार्य, प्रथम प्राचार्य या आचार्य। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आप जरूर याद करें, शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक तकड़ी बात से रूबरू कराना चाहता हूं।
दोस्तों मेरे पास एक बहुत ही गजब की बात है। आपको जब जब ऐसी कोई बात पूछी जाए तो आपको 3 बातें रटा रहा हूं, जबरदस्त है, याद करना। दोस्तों राजस्थान में 3 कला विद्यालय है, 3 कला विद्यालय है जो कि हमारे आजादी से पहले बने थे। मैं तीनों के नाम लिखना जा रहा हूं। नंबर 1 मदरसा ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी, जिसका गठन किसने किया दोस्तों 1857 में। एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्तों जो कि उदयपुर में वहां के राजमहलों में बनाया गया है, जिसका नाम है हमारे चितेरों की ओवरी। दोस्तों 2 नंबर है चितेरों की, चितेरोरी ओवरी। बहुत गजब की बात बताने जा रहा हूं रे छोरो, याद कर लेना। चितेरोरी ओवरी, जिसका एक और नाम है तस्वीरों रा कारखाना। दोस्तों तस्वीरों रा कारखाना, यह भी एक कला विद्यालय है। चितेरोरी ओवरी, तस्वीरों कारखानो, ये मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के समय बना। दोस्तों याद करें, जगत सिंह प्रथम के समय। बहुत ही गजब की बात है। जगत सिंह प्रथम 1600 लगभग 52 ईस्वी तक, जगत सिंह प्रथम के समय चितेरोरी ओवरी तस्वीरों का कारखाना नामक कला विद्यालय की स्थापना हुई। यह भी आपको याद करना है, जगत सिंह प्रथम। तो मैंने 2 कला विद्यालय बता दिए, एक कला विद्यालय और बताने जा रहा हूं। दोस्तों आपको पता नहीं होगा, इस प्रकार का बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चेक करके आ जाओ पूरे राजस्थान में। तीसरा बताने जा रहा हूं, वो है देवगढ़ में। दोस्तों देवगढ़ चित्रकला शैली, यहां पर भी एक कला विद्यालय स्थापित हुआ जिसका नाम है अजारा की ओवरी। दोस्तों अजारा की ओवरी, वेरी इंपॉर्टेंट, अजारा री ओवरी, ये तीनों आप याद कर लेंगे। अजारा की ओवरी देवगढ़ में भित्ति चित्रण के लिए जानी जाती है, और यहां पर मोती महल भी बहुत गजब का है। तो 3 कला विद्यालय आपके सामने है। नंबर 1 देवगढ़ में अजारा की ओवरी, नंबर 2 जयपुर में मदरसा ए हुनरी, नंबर 3 मेवाड़ के अंदर चितेरोरी ओवरी तस्वीरों कारखानों। रट लेना, गजब का कंटेंट पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इस बार का क्वेश्चन है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 उदयपुर, नंबर 3 कोटा और नंबर 4 अलवर। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, कोटा। कोटा को इसीलिए शिकार शैली कहा गया है। दोस्तों कोटा को शिकार शैली के नाम से जाना जाता है, और कहते हैं कि कोटा चित्रकला शैली का स्वर्ण काल महाराजा उमेद सिंह का काल है। दोस्तों महाराजा उमेद सिंह का काल स्वर्ण काल है। याद करेंगे, गजब का क्वेश्चन। यदि कोई आपसे पूछे कि कोटा चित्रकला शैली को स्वतंत्र अस्तित्व किसने प्रदान किया, तब आप राम सिंह बताएंगे। स्वतंत्र अस्तित्व, क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्वतंत्र अस्तित्व किसने दिया, यह राम सिंह आप याद करेंगे। देखो थोड़े दिन पहले किशनगढ़ चित्रकला शैली का एक क्वेश्चन आया कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र अस्तित्व किसने प्रदान किया। सेम का सेम क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ध्यान रखें। मैं वही क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था ये। दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली का क्वेश्चन आया था कि वह कौन से हैं व्यक्ति जिनके बारे में, भाई किशनगढ़ के बारे में स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आया था। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कोटा का। कोटा वाला मेरे को मिल जाए तो बता देता हूं। यह रहा कोटा चित्रकला शैली, पेज नंबर 58 पर। कोटा चित्रकला शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय महाराव राम सिंह को जाता है। महाराव राम सिंह 1661 से 1705, यह राम सिंह प्रथम है, जबकि 1857 की क्रांति में जो राम सिंह थे वो सेकंड थे। याद है ना आपको, मैं कई बार बताता रहा हूं कि 1857 की क्रांति में राजस्थान की 3 रियासतों में राम सिंह थे। नंबर 1 बूंदी में भी राम सिंह थे, कोटा में भी राम सिंह थे, और जयपुर में भी राम सिंह थे। तीनों का नाम राम सिंह मिलता है। ये देखो कितनी प्यारी बात है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव बिल्कुल सही है, लेकिन एक तकड़ी बात लिखी है कि कोटा चित्रकला शैली में चरमोत्कर्ष किसके समय, उमेद सिंह के समय। दोस्तों यहां के कलाकारों में रघुनाथ का नाम है, गोविंद राम, डालू, केवल डालू है। ठीक है, लच्छीराम, नूर मोहम्मद वगैरह वगैरह। यहां पर शिकार का चित्रण किया है, बहुत ही गजब। और यहां पर रानियां और वहां की महिलाएं दोनों शिकार करती हुई दिखाई गई है।
वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 3 कोटा होगा। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान, भूदान के लिए और कूपदान के कार्यक्रम में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया? 4 ऑप्शन है, रत्ना शास्त्री, अंजना देवी चौधरी, जानकी देवी बजाज और नारायणी देवी। गांधी जी के 5वें पुत्र की लुगाई, जमनालाल बजाज की लुगाई जानकी देवी बजाज। हम जानते हैं कि 1956 में भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के कारण पद्म विभूषण मिला। दोस्तों ये पद्म विभूषण है, याद रखें, पद्म श्री से बड़ा पद्म भूषण, पद्म भूषण से बड़ा पद्म विभूषण। राजस्थान की पहली महिला जिन्हें पद्म विभूषण मिला, जानकी देवी बजाज इज राइट ऑप्शन। दोस्तों आपको एक बात और बताऊंगा, जानकी देवी बजाज नमक सत्याग्रह तो आपको याद ही होगा 1930 में, 1930 के अंदर महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की थी और 6 अप्रैल 1930 के दिन नमक हाथ से उठा करके नमक कानून तोड़ा और तब से हमारा नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जानकी देवी बजाज को 6 महीने की जेल हुई थी। दोस्तों 6 माह की जेल, 6 माह की सजा हुई, याद रखें, याद रखना। जानकी देवी बजाज के लिए मैंने इस प्रकार से मुट्ठी को ऐसे किया है, इसका मतलब महात्मा गांधी ने नमक उठाया था, नमक कानून तोड़ा। याद रखें, गजब का क्वेश्चन, उत्तर नंबर 3 जानकी देवी बजाज इज राइट ऑप्शन। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बूंदी स्थित रंग महल, बूंदी स्थित रंग महल जो कि सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है। दोस्तों इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहते हैं। यह किसने बनवाया? दोस्तों नंबर 1 राव रतन सिंह, नंबर 2 सुरजन सिंह, राव छत्रसाल, महाराव बूंदी सिंह, बुद्ध सिंह। उत्तर नंबर 3 छत्रसाल। 2 चीजें हैं दोस्तों, दोनों की दोनों आपको याद करनी है। 2 क्या चीज है, गौर से सुनो। मान लो मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूं, ये एक रूम है, इस रूम का नाम है दोस्तों केवल और केवल इसको रंग महल नाम दिया गया है। इस रूम का नाम है रंग महल। इस रंग महल को बनाने का काम है जो उसका श्रेय जाएगा छत्रसाल को। लेकिन इस रंग महल के अंदर बहुत ही गजब का भित्ति चित्रण किया गया है, बहुत ही गजब का सुंदर भित्ति चित्रण। दोस्तों जो भित्ति चित्रण किया गया है अंदर दीवारों पर, उसे चित्रशाला, चित्रशाला रंगमाला नाम दिया गया है। अब आपसे कोई पूछे कि जो बहुत ही गजब का भित्ति चित्रण किया गया इस रूम में, अर्थात जो चित्रशाला है, जो रंगमाला है, जो अंदर वाली भित्ति चित्रण के कारण बनी है, उसका निर्माण किसने किया या यह काम किसने किया? महाराव उमेद सिंह ने। दोस्तों यह काम किसने किया? महाराव उमेद सिंह। दोनों बातों में बड़ा गजब का अंतर है। यानी यह मकान किसने बनाया? छत्रसाल ने। अंदर भित्ति चित्रण का काम किसने कराया? उमेद सिंह ने। वो मकान बनाया, उसका नाम है रंग महल, जो छत्रसाल का है। अंदर जो भित्ति चित्रण हो रखा है उसे बोलते हैं रंगमाला या चित्रशाला। इसका निर्माण किसने? उमेद सिंह ने, महाराव उमेद सिंह ने। इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। गजब की बात है। इस प्रकार से यह हो गया आपका रंग महल। राजस्थान में रंग महल 3 जगह पर है। जब भी रंग महल की बात होगी, राजस्थान में 3 रंग महल, एक तो बूंदी हो गया जिसकी मैंने चर्चा कर ली, एक हनुमानगढ़ के अंदर भी है, हनुमानगढ़ में रंग महल दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी, हन्नारिड, हन्नारिड जो है उन्होंने इसका उत्खनन का काम किया। यह है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभ्यता है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, प्राचीन सरस्वती नदी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, रंग महल। एक रंग महल है जैसलमेर में। दोस्तों एक रंग महल जैसलमेर में भी है। जैसलमेर के अंदर जो रंग महल है उसके बारे में भी हम चर्चा कह सकते हैं। इसका निर्माण किसने कराया? कोई यदि किसी को पता है तो कोई बच्चा बताएगा मुझे, क्योंकि जैसलमेर में जो रंग महल है इसका निर्माण, जहां तक है इसका निर्माण मूलराज सेकंड ने कराया था, मूलराज सेकंड ने करवाया था। याद रखें, जैसलमेर के अंदर जो रंग महल है इसका निर्माण किसने कराया? मूलराज सेकंड ने। ये तीनों आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, साहित्य और साहित्यकार के युग में असंगत को छांट लेना है। राजप्रकाश किशोर दास। दोस्तों राजप्रकाश किशोर दास ने लिखा, सही है। बाबू प्रकाश मोड़ जी आसिया, बिल्कुल सही है। अमरसार पंडित जीवाधर, सही है।
बच गया मेरे पास राजवल्लभ, जो कि कुंभा का नहीं है, गलत हो गया। राजवल्लभ महाराणा कुंभा के दरबारी वास्तुकार। दोस्तों दरबारी वास्तुकार मंडन, जो कि बहुत ही गजब के वास्तुकार थे, राणा कुंभा के दरबार में थे। उन्होंने अनेक प्रकार की गजब गजब की रचनाएं लिखी, जिनमें राजवल्लभ इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, राजवल्लभ, देखो भाई नाम है हमारे मंडन वास्तुकार। मंडन के बारे में तो कितनी बातें करेंगे हम। राणा कुंभा, राणा कुंभा के हैं। अब देखो कुंभलगढ़ का किला, उसमें भी वास्तुकारी का काम मंडन ही करते हैं। और हम जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ के किले में भी राणा कुंभा के समय बहुत सारी चीजों का नया निर्माण हुआ, उनमें भी मंडन ही वास्तुकार थे। इन्होंने रूप मंडन, प्रसाद मंडन, देवता मूर्ति प्रकरण, मैं लिखना चाहूंगा देवता मूर्ति, देवता मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, रूप मंडन, ये तमाम रचनाएं किसकी है? हमारे मंडन की ही है। शानदार क्वेश्चन। हाँ, एक वास्तुसार और एक वास्तुशास्त्र, ये भी आप याद कर सकते हैं, है ना। वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, ये भी किसकी है? मंडन की। वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र, रूप मंडन, ये तमाम है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य शैली से? रम्मत से, स्वांग से, नौटंकी से और ख्याल से। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 स्वांग होगा। स्वांग जिसे बहरूपिया कला भी कहते हैं, बहरूपिया कला। दोस्तों हम जानते हैं कि जानकीलाल भांड राजस्थान के बहुत ही गजब के भांड है, अर्थात स्वांग है, बहरूपिया कला के सिद्धहस्त कलाकार है। दोस्तों स्वांग एक प्रकार की लोकनाट्य शैली है। ये राजस्थान के जो मांडल कस्बा है, मांडल जो कि भीलवाड़ा का है, यहां के रहने वाले हैं। दोस्तों आपको याद होगा नाहर नृत्य मांडल का ही प्रसिद्ध है ना, तो उसी जगह से निकली, क्योंकि नाहर का रूप कपास रुई लगा करके करते थे, उसी का धीरे धीरे बहरूपिया रूप दे दिया जानकीलाल भांड ने, स्वांग का रूप दिया। दोस्तों हम जानते हैं कि 2024 में, 2024 के अंदर कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के कारण जानकीलाल भांड को पद्मश्री मिला। यह भी आप याद रखें। शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने गजब का क्वेश्चन। गरासिया जनजाति में मोरबंदिया, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? मोरबंदिया जन्म से, विवाह से, सगाई से, तलाक से। दोस्तों गरासिया जनजाति में अनेक विवाह होते हैं, यानी विवाह के अनेक प्रकार हैं, जिसमें एक पहरावना। दोस्तों पहरावना आप इंपॉर्टेंट याद रखने, पहरावना, पहरावना, मोरबंदिया, मोरबंदिया। दोस्तों एक हाथी वेड़ो क्या है, कोई बताएगा मुझे? ताड़ना विवाह भी आप लिख सकते हैं इसमें, ताड़ना। ये तमाम विवाह गरासिया जनजाति के हैं, याद रखें दोस्तों। पहरावना, मोरबंदिया, ताड़ना, ये गरासिया जनजाति के विवाह है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 विवाह होगा। जबकि परीक्षा विवाह, हट विवाह, दोस्तों परीक्षा और हट विवाह भील जनजाति के हैं, याद रखें। परीक्षा और हट विवाह, इनका संबंध भील जनजाति से है, कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलूं। यह विवाह बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं है। अगला क्वेश्चन। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहां प्रचलित है? चौमू में, चाकसू में, मांडल में। ये देख लो मांडल आ गया, और मांडल भीलवाड़ा के ही कौन थे? हमारे जानकीलाल भांड। वो स्वांग करते थे। कहते हैं कि महाराज सम्राट शाहजहां। अब हम जानते हैं दोस्तों, आपको याद होगा कि लगभग 1615 ईस्वी में मुगल और मेवाड़ संधि हुई। जहांगीर उस समय मुगल बादशाह थे, और उनके बेटे खुर्रम यानी शाहजहां का आगमन होता है। और वो कहते हैं कि मांडल के अंदर, इस मांडल नामक कस्बे के अंदर एक तालाब के किनारे ठहरे थे, और वहां पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत ही गजब का नृत्य किया, जिसे नाहर नृत्य के नाम से जाना जाता है। नाहर का मतलब एक प्रकार से रुई लगा करके शरीर पर शेर का मतलब रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। मतलब शरीर पर रुई लपेट ली जाएगी, शेर का रूप धारण करके नृत्य करेंगे।
दोस्तों कहते हैं। और ये नृत्य कब होता है पता है दोस्तों? चैत्र की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, यानी चैत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसे रंग तेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग तेरस। रंग तेरस के दिन, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन मांडल भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष नाहर नृत्य का आयोजन होता है। दोस्तों पहली बार हम जानते हैं कि शाहजहां के समय हुआ, तब से लेकर के लगातार आयोजन होता जा रहा है। 2024 में इसका आयोजन हो चुका है 411वां, याद रखें 411वां जो है ये नृत्य आयोजित हुआ, यानी ये नाहर नृत्य समारोह आयोजित हुआ 2024 में 411वां। ये भी आप याद करेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 मांडल बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर को की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन आपके सामने, राव कल्याणमल, राव जोधा, महाराज अजीत सिंह और दुर्गादास। दोस्तों हम जानते हैं कि मेहरानगढ़ किले का जब निर्माण हुआ, नींव रखी गई, तो उस दौरान चामुंडा माता का मंदिर भी बनाया राव जोधा ने ही बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जबकि क्योंकि ये मारवाड़ के राजा है, राठौड़ वंशीय, और राठौड़ वंशीय राजाओं की कुल देवी नगगाना माता है, नागणेची। नागणेची माता जो कि नगगाना बाड़मेर में है, नगगाना गांव बाड़मेर में, ठीक है। नागणेची माता इनकी कुल देवी है। फिर भी इन्होंने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया था मेहरानगढ़ किले में। शानदार क्वेश्चन। और इस प्रकार से एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की? महाराणा शंभू सिंह ने, महाराणा अजीत सिंह ने, महाराणा गंगा सिंह ने और सज्जन सिंह ने। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 महाराणा शंभू सिंह। दोस्तों तारीख है 1869। 1869 ईस्वी में महकमा खास की स्थापना कौन करते हैं? शंभू सिंह। और एक प्रकार से ये न्यायिक अदालत है, यानी ये न्याय का काम करती थी। न्यायिक जो निर्णय होते थे वो लेने वाली एक संस्था थी, जिसकी स्थापना उदयपुर में हुई। सर्वोच्च न्याय अदालत के रूप में जानी जाती थी। दोस्तों मैं लिखना चाहूंगा, इसे सर्वोच्च न्याय अदालत आप कह सकते हो, मेवाड़ घराने की, ठीक है, अदालत। शंभू सिंह ने स्थापना की थी 1869 में। शंभू सिंह के बाद में राजा कौन बनेंगे? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह बनेंगे। सज्जन सिंह ने क्या किया दोस्तों? महकमा खास, यानी 1869 महकमा खास के स्थान पर एक नई संस्था बनाई। दोस्तों आपसे कोई पूछे कि इन्होंने 1877 में दोस्तों इसका नाम क्या रखेंगे? महकमा खास के स्थान पर इजलास खास, याद रखें, इजलास खास, इजलास खास, इजलास खास। यह भी अपने आप में क्या है? 1877 में बनती है 10 मार्च के दिन। किसके स्थान पर? महकमा खास के स्थान पर। कौन बनाते हैं? सज्जन सिंह। इसका काम भी वही है, न्याय का काम करना। आगे चल करके दोस्तों इसी का दूसरा नाम बनेगा, ये आगे चल करके 80 में, 1880 के अंदर, हाँ जी 1880 में इसका नाम बदल करके क्या कर देंगे? वैसे देखा जाए तो इस इजलास खास का नाम होगा राजश्री महाइंद्राज सभा। राजश्री महाइंद्राज सभा। यह कब बनेगी? 1880 में। इस प्रकार से 3 बातें आपको याद करनी है। सबसे पहले न्यायिक सर्वोच्च न्याय अदालत कौन बनाता है? शंभू सिंह, महकमा खास के नाम से 1869 में। आगे चल करके इसके स्थान पर सज्जन सिंह बना देंगे इजलास खास 1877 में। और ये सज्जन सिंह बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर देंगे? 1880 में राजश्री महाइंद्राज सभा कर देंगे दोस्तों, इजलास खास के स्थान पर। और इसके पहले सचिव मोहनलाल पांड्या बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समाप्त करने की घोषणा करता हूं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चले। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 नंबर शंभू सिंह इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहां होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, झालावाड़ में, करौली में और भरतपुर में और अलवर में। शिवरात्रि दोस्तों भगवान शिव का बहुत ही गजब का शिवरात्रि पशु मेला झालावाड़ में नहीं भरता भाई, करौली में भरता है। कहां पर भरता है? करौली में। जबकि झालावाड़ में 2 पशु मेले भरते हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों। करौली के अंदर महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने की
कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, याद रखें, फाल्गुन, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी है ना, त्रयोदशी, ये हो गई आपकी शिवरात्रि, है ना। तो ये करौली इज राइट ऑप्शन, ठीक है। जबकि झालावाड़ में दो, एक है गोमती सागर, ठीक है, गोमती सागर इंपॉर्टेंट है झालावाड़ में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि झालावाड़ का एक कौन सा मेला है जिसे हम क्या कहते हैं, हाड़ौती का सुरंगा मेला, कई बार आया है हाड़ौती का सुरंगा मेला। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट कमेंट्स में, आप बताओ। भरतपुर में जसवंत प्रदर्शनी, आपको पता ही है, भरतपुर में जसवंत प्रदर्शनी है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित तो नहीं है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कोई एक गलत है, कोई एक गलत है, आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित तो नहीं है। नंबर 1, उपछठ भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी सही है क्या? हाँ जी। गणगौर चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया एकदम सही है, गणगौर में तो कोई शक ही नहीं है। चले भाई, गुड़ला सावन शुक्ल तृतीया, फूलडोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, मुझे शक इस पे लग रहा है। अच्छा ये तो ये गलत हो गया ना, ये चैत्र की कृष्णाष्टमी होगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी, जहां तक है ये शुक्ल, ये सावन में गलत हो गया। गुड़ला का त्योहार सावन में होता ही नहीं है ना, गुड़ला का त्योहार सावन में नहीं होता, गुड़ला का त्योहार आता है चैत में, चैत की कृष्ण पक्ष की अष्टमी होगा। फूलडोल बिल्कुल सही है, चैत्र की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, ये 5 दिन चलेगा। और फूलडोल का मेला आपको पता ही है, शाहपुरा भीलवाड़ा। गुड़ला गलत है क्योंकि गुड़ला होता है चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, और गुड़ला नृत्य वेरी इंपॉर्टेंट है, यह ज्यादातर मारवाड़ का प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है, इसके पीछे भी एक रीजन है, आपको याद होगा। एक स्थान है कोसाना, कोसाना का युद्ध। दोस्तों कोसाना का युद्ध 2 व्यक्तियों के बीच होता है, गुड़ला खां और मारवाड़ के राजा दो आपके सातल देव, राव सातल और गुड़ला खां के बीच में कोसाना का युद्ध होता है लगभग 1548 में, 1548 ईस्वी में। कहते हैं कि वो मारवाड़ के किसी पनघट पर कोई, कहते हैं कि महिलाएं पानी भरने आई थी, कुछ बालिकाएं, उनको उठा करके ले गया था गुड़ला खां। आपको याद होगा गुड़ला खां कौन था, कहते हैं कि अजमेर के जो सूबेदार थे मल्लू खां, उसका सेनापति था। तो ऐसे समय में सातल देव को पता चल गया या इसने तो गड़बड़ कर दी है, तो वो पीछे गया और लड़ाई लड़ी, लड़कियों को छुड़वा लिया, लेकिन खुद घायल हो गया। लेकिन गुड़ला खां को तो मार ही दिया था, गुड़ला खां को मार दिया और बाद में खुद मर गया, खुद मरे नहीं, खुद शहीद हो गए। तो उनकी खुद की याद में, यानी राव सातल की याद में, राव सातल जो है उनकी याद में चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को क्या भरता है, आपका गुड़ला का त्योहार। यानी इसने पूछा है सही नहीं है, यही गलत हो, बाकी सारे सही है, ठीक है। भारतीय प्राचीन लिपिमाला, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। रामकरणा सोपा नहीं है, विश्वेश्वरनाथ रेऊ नहीं है, मुनि जिन विजय, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इज राइट ऑप्शन। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बहुत ही गजब की किताबें लिखी, जिसमें एक है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। दोस्तों भारतीय प्राचीन लिपिमाला, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, कर्नल जेम्स टॉड का जीवन चरित्र और महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र, ये तमाम चीजें गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने लिखी। और इन्होंने तो बहुत गजब के इतिहास भी लिख दिए। कि सबसे पहले सोलंकियों का इतिहास लिखा, सिरोही का इतिहास, उदयपुर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, बीकानेर का, प्रतापगढ़ का, बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का, सबका इतिहास लिख दिया। और प्राचीन भारतीय लिपिमाला तो गजब की रचना है। नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? रामस्नेही से, लालदासी, अलखदासी और चरणदासी। दोस्तों सहजोबाई और दयाबाई चरणदासी। दोस्तों चरणदासी सहजोबाई दयाबाई, सहजोबाई और दयाबाई दोनों का संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। और चरणदास के बारे में देखो, दयाबोध और विनय मालिका, दयाबोध और विनय मालिका तो किसके है? दयाबाई के, दयाबाई का दयाबोध और विनय मालिका,
ये रचना दोनों की दोनों दयाबाई की है, ठीक है, याद रखें। सहजोबाई की सहज प्रकाश पुस्तक है, सहज प्रकाश, सहज प्रकाश है, ठीक है। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में है। चरणदास जी ने बड़े गजब गजब के ग्रंथ लिखे हैं। कहते हैं अष्टांग योग पर उन्होंने बहुत गजब के ग्रंथ लिखे, मतलब अष्टांग योग पर सब कुछ लिख दिया, सारे हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, तमाम जो 8 प्रकार के योग है उनके बारे में लिखा है। धर्म जहाज किताब उनकी है, नासकेत लीला है, ट्यूशन आ चुका है, भक्ति पदार्थ भी है, भक्ति सागर भी है। ये तमाम रचनाएं चरणदास जी की है। क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन, अधोलिखित निम्न में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सही सुमेलित तो नहीं है? अर्बुदेश सिरोही अर्थात श्रवण। दोस्तों देखो, अर्बुदेश सिरोही इज राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। शरणवाही नगर थोड़ी देर पहले हमने चर्चा कर ली। सीवी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर बिल्कुल सही है। सीवी जनपद जिसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका। आगे चल करके सीवी जनपद का नाम पड़ गया प्रागवाट, बाद में नाम पड़ गया मेदपाट, बाद में नाम पड़ गया मेवाड़। तपादलक्ष अजमेर और नागौर बिल्कुल सही है। वागड़ ये गलत हो गया, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा होगा, ये गलत है। उत्तर नंबर 4 वागड़ वाला गलत है, ठीक है। चलिए भाई, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? फड़ चित्रण से, मूर्ति कला, तेवा कला, वृण। दोस्तों फड़ चित्रण बिल्कुल सही है। श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, श्रीलाल और पार्वती इन दोनों का संबंध किससे है? फड़ चित्रण से है। उत्तर नंबर 1 फड़ चित्रण इज राइट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। और इस प्रकार से